गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का निवेश के लर्न एंड ग्रो सेशन में स्वागत है। मेरा नाम श्रेया है और मैं आज की इवेंट की होस्ट हूँ। इवेंट में जुड़े सभी पार्टिसिपेंट अभी केवल सेशन को सुन सकते हैं। सेशन के दौरान आप अपने सवाल चैट बॉक्स के माध्यम से टाइप करके पूछ सकते हैं। ये इवेंट रिकॉर्ड किया गया है और इस इवेंट की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्दी शेयर कर दी जाएगी। आज हमारा सेशन के टॉपिक है द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग, हाउ टू ग्रो योर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर राहुल रंजन जी जुड़ चुके हैं। राहुल रंजन जी इज अ CFP, फाइनेंशियल कोच एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर. Rahul Ranjan ji is a qualified certified financial planner and a freelancer financial trainer for the banking and financial sector for more than 21 years. Rahul Ranjan ji is CFP and has done his master in insurance business and bachelor's in commerce from Delhi University. Rahul ji provides training on various aspects of personal financing ranging from financial planning, risk management, insurance, investment, retirement, taxation, estate planning, microeconomics for financial market, debt market, equity market, mutual fund and banking subjects. He regularly conduct investor awareness program. तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। मैं रिक्वेस्ट करूंगी राहुल जी से कि आप इस सेशन को आगे लेकर जाएं। ओवर टू यू राहुल जी। थैंक यू मैम। आज का ट्रेनिंग सेशन शुरू करने से पहले जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे लिख के बताइए, क्या मेरी आवाज एकदम साफ आ रही है और आपको स्क्रीन एकदम साफ दिखाई पड़ रहा है? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से यस लिख के बताएं। पवन जी ने लिखा है यस, वेरी गुड। कीर्ति चौहान जी ने भी लिखा है, किरीट चौहान जी ने भी लिखा है यस। बीना जी ने भी लिखा है, रमेश जी ने भी लिखा है, प्रशांत जी ने भी, अरविंद जी ने भी लिखा है यस। यानी कि सबको आवाज एकदम साफ सुनाई पड़ रही है। तो यहाँ पर मैं बहुत सी चीजें आज पूछूंगा। चैट बॉक्स के माध्यम से आप लिख सकते हैं जो भी चीज आप पूछना चाहें, किसी भी समय आप चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आप में से कितने लोगों ने कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है? अगर किया है तो यस लिख के जवाब दे दीजिए। पवन जी ने यस लिखा है, रमेश जी ने लिखा है यस। अच्छा, प्रवीण कुमार जी ने एक चीज लिखा है, कंप्लीट हिंदी कैन नॉट बी फॉलोड सर, इंग्लिश ऑल्सो ऑल्सो प्लीज। सर, आज वाला जो प्रोग्राम है, टुडेज प्रोग्राम इज इन हिंदी एंड वी कैन कंडक्ट दिस प्रोग्राम इन फ्यूचर if more number of people will require it. We can also conduct it in English also, but today's training program is in Hindi. प्रशांत जी ने लिखा है यस, बीना यादव जी ने, किरीट जी ने लिखा है, अरविंद जी ने लिखा अभी नहीं आ रहा है। ठीक है। आप में से मैं उम्मीद करता हूं बहुत से लोगों ने म्यूचुअल फंड में जरूर इन्वेस्ट किया है। जस्ट यस और नो लिख के आप जवाब दे सकते हैं। प्रशांत जी ने लिखा है यस, म्यूचुअल फंड, वेरी गुड। पवन जी ने भी लिखा है यस। रमेश जी ने भी लिखा है यस। लक्ष्मण जी ने लिखा है यस। किरीट जी ने भी लिखा है यस। बीना जी ने लिखा है यस, वेरी गुड। यानी कि आप में से ज्यादातर लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप में से बहुत से लोगों ने फिक्स डिपॉजिट में भी इन्वेस्ट किया। अब फिक्स डिपॉजिट बैंक के भी हो सकते हैं और कंपनीज के भी हो सकते हैं। इसके अलावा
मैं ये मान के चलता हूं आप सभी के पास सेविंग अकाउंट तो जरूर होगा। तो यानी कि काफी हद तक आप लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट को समझते हैं। एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम लोग किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में कौन कौन से फीचर्स को ढूंढते हैं, वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो हम किसी भी सेविंग या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में जरूर ढूंढते हैं, जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से आप लिख के बताएं। वेरी गुड। किरीट जी ने लिखा है सिक्योरिटी, पवन जी ने लिखा है सिक्योर मनी, लिक्विडिटी, बहुत अच्छा। और क्या क्या चीजें ढूंढते हैं? एक सेफ्टी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, लिक्विडिटी हो गया, और क्या क्या चीजों को हमने किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में ढूंढते हैं, जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। गारंटी, बहुत से लोग गारंटेड चीजों में ही इन्वेस्ट करते हैं। प्रशांत जी ने डिटेल में लिखा है सिक्योरिटी, रिटर्न एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत बढ़िया। रमेश जी ने लिखा है ग्रोथ, बहुत बढ़िया, रिटर्न। एक चीज अभी भी हम लोग मिस कर रहे हैं, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। तीन चीजें हम लोगों ने बोल दिया, एक तो सेफ्टी या सिक्योरिटी, दूसरा ग्रोथ या रिटर्न, तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तब मैं निकाल सकूं, तो उसको मैं लिक्विडिटी भी बोल सकता हूं। एक और चीज हम लोग जरूर ढूंढते हैं, एक और फैक्टर है, ये एक और फीचर है जो एज अ इन्वेस्टर हम लोग जरूर ढूंढते हैं, जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बता सकते हैं। इंटरेस्ट, दैट इज रिटर्न, बहुत बढ़िया। टाइम पीरियड, यानी कि कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पवन जी ने बहुत अच्छा लिखा है, टाइम पीरियड। एक चीज अभी भी मिस हो रहा है, चलिए मैं आपको हिंट देता हूं। जनरली जनवरी फरवरी मार्च में ही लोगों को इसके बारे में याद आता है। एकदम सही, प्रशांत जी ने, पवन जी ने लिखा है टैक्स सेविंग, बहुत बढ़िया। किरीट जी ने भी लिखा है टैक्स, लक्ष्मण जी ने भी लिखा है टैक्स। तो मेनली मैं पूरे दुनिया में किसी भी देश में चला जाऊं, एक इंसान चार चीज ढूंढता है किसी भी सेविंग या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में। सबसे पहली चीज वो देखता है सेफ्टी, सिक्योरिटी। दूसरी चीज वो ढूंढता है कि मुझे कितना रिटर्न मिलेगा या क्या ग्रोथ रहेगा। तीसरी चीज ढूंढता है कि क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, जब मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी क्या मुझे वो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट इज लिक्विडिटी। और चौथी चीज इंसान ढूंढता है टैक्स। तो हम लोग टैक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। लिक्विडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सेफ्टी के साथ, सेफ्टी, और फिर उसके बाद रिटर्न में आएंगे। सेफ्टी, रिटर्न, टैक्सेशन, हम लोग एक एक करके सबके ऊपर चर्चा करेंगे। आपके हिसाब से एक नॉर्मल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज्यादा सेफेस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट कौन सा होता है, जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से आप लिख के बता दीजिए। पवन जी ने एकदम सही लिखा है एफडी, एकदम सही। फिक्स डिपॉजिट जो होता है, एक नॉर्मल व्यक्ति ये मान के चलता है कि सबसे ज्यादा सेफेस्ट है। हम लोगों के देश में जनरली इसको फिक्स डिपॉजिट बोला जाता है, हमारे देश के साथ साथ और भी कई देशों में फिक्स डिपॉजिट बोला जाता है। यूरोप के कई देशों में इसको बॉन्ड बोला जाता है, वो फिक्स डिपॉजिट वर्ड ना यूज करके बॉन्ड वर्ड यूज करते हैं। तो बॉन्ड और फिक्स डिपॉजिट एक ही चीज है, एक नॉर्मल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। हाँ, टेक्निकली बहुत अंतर होता है, लेकिन एक नॉर्मल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊंगा तो फिक्स डिपॉजिट ही जवाब मुझे मिलेगा। आपके हिसाब से आज के डेट में फिक्स डिपॉजिट में आप जाते हैं किसी भी बैंक में तो लगभग कितना इंटरेस्ट मिलता है, जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं।
पवन जी ने लिखा है 5 से 6%। और कोई? एकदम सही आपने लिखा है गवर्नमेंट बैंक इस समय 5 से 6% दे रहे हैं। किरीट जी ने लिखा है 5 से 7%। एकदम सही। और इसके अलावा कोई और रेंज? इस समय अगर मैं पूरे भारत की बात करूं, पवन गिलोरकर जी ने लिखा है 8.5% प्राइवेट बैंक्स दे रहे हैं। एकदम सही। अगर मैं आज देखूं तो बहुत ज्यादा वाइड रेंज है। बजाज फाइनेंस का 8.5% बहुत वाइड रेंज है। आपको जाओ इंटरेस्ट रेट मार्केट में मिल रहा है। जनरली सरकारी बैंक में 5% से शुरू हो जा रहा है, 7% के बीच में है। और कुछ प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो आपको 8% के रेंज में भी बैंक एफडी का रिटर्न दे रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बहुत वाइड देखूं तो ज्यादातर मैं कह सकता हूं 5 से 7% या 6 से 7%। अब मैं ये अगर मैं आपसे बोलूं कि 6 से 7% अच्छा है या बुरा है, तो प्लीज आप बताएं अच्छा रिटर्न है या बुरा रिटर्न है। जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। किरीट जी ने लिखा है बहुत अच्छा, गुड। पवन जी ने लिखा है ठीक ठाक। रमेश हेगड़े जी ने लिखा है मॉडरेट। प्रशांत जी ने लिखा है जस्ट कवर्स इन्फ्लेशन ओनली। लक्ष्मण जी ने लिखा है एवरेज। इसके अलावा कोई और विचार? अभी के 6-7% का जो रिटर्न आ रहा है बैंक एफडी में, ज्यादातर लोग जस्ट लिख रहे हैं मॉडरेट है या ठीक ठाक है या एवरेज है। बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक ठीक कह सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पस, किरीट जी ने लिखा है सिक्योरिटी पर्पस इट इज गुड। तो मैं कह सकता हूं चलो ठीक है, जो भी आ रहा है 6 से 7% ठीक है। ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। मैं आपको कुछ और देशों का एग्जाम्पल दूंगा, वहां पर के लॉन्ग टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स की के बारे में बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि किसी भी देश में किस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड किया जाता है, थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगा। और अगर आपको ये पता चल जाए कि इंटरेस्ट रेट कैसे करके डिजाइन किया जाता है किसी भी कंट्री में, तो आपको इन्वेस्टमेंट का पहला सीक्रेट पता चलेगा। और भी कई सीक्रेट्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले, दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री कौन सा है, सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। बिल्कुल सही, पवन जी ने लिखा है अमेरिका। अमेरिका या यूएसए, किरीट जी ने लिखा है यूएसए। एकदम सही जवाब। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है आज के डेट में। रोहित जी ने लिखा यूएस, एकदम सही। अब अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिका आपको ले चलूं, तो अमेरिका में जो लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट है वो करीब करीब 1 से 1.5% के बीच में रहता है। 1 से 1.5% के बीच में रहता है। तो 1 से 1.5% इंडिया के तुलना में थोड़ा सा बेकार लगेगा, लेकिन हम लोग अभी आगे और भी कई चीजों को समझेंगे। अब मैं बात करूंगा दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश नहीं, लेकिन मैं एक ऐसे देश की बात करूंगा, साइज में बहुत छोटा सा देश है और लेकिन इसको बहुत ही मैं सफल देश बोल सकता हूँ। शक्तिशाली तो नहीं, लेकिन मैं इसको बहुत ही सफल देश बोलूंगा। और ये देश एशिया में है। बताइए मैं किस देश की बात कर रहा हूँ? लक्ष्मण लाल जी ने एकदम सही जवाब दिया, जापान। जापान एशिया में है।
बहुत ही सफल देशों में से एक है। अब अगर मैं आपको जापान ले चलता हूं और वहां पर के बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, तो पता चलता है कि वहां पे हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, यानी कि मैं कह सकता हूं वहां पर मुझे 0% इंटरेस्ट मिलेगा। जापान में मुझे 0% इंटरेस्ट मिलेगा। एक और बस मैं देश में ले चलता हूं, फिर उसके बाद मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूं। एक ऐसा देश जिसका मैं अभी नाम आपसे ही पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं भारत के एक राज्य की बात करूंगा, एक स्टेट की बात करूंगा। भारत में ऐसा कौन सा राज्य या स्टेट है जहां पर के लोग पैसे के मामले में, यहां पर मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, पैसे के मामले में बहुत ज्यादा समझदार माने जाते हैं? ये कौन सा राज्य है जहां पर पैसे के, एकदम सही प्रशांत जी ने, एकदम पवन जी ने एकदम तुरंत तुरंत दोनों ने एक साथ जवाब दिया है। गुजरात, गुजरात, दोनों ने गुजरात जवाब दिया और यही सही जवाब है। गुजराती लोग भारत में पैसे के मामले में सबसे ज्यादा समझदार होते हैं। ठीक इसी तरह से पूरे दुनिया में एक देश है जहां पर के लोग पैसे के मामले में बहुत समझदार हैं। ये कौन सा देश है? पैसे के मामले में लोग बड़े समझदार हैं। जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। तुक्का लगाना भी अलाउड है। बेंगलुरु तो भारत में आ गया, मैं देश की बात कर रहा हूं। ऐसा कौन सा देश है? जापान भी नहीं है। इजराइल सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस कंट्री है। भारत के लोग पैसे के मामले में समझदार नहीं है, बिल्कुल समझदार नहीं है। चलिए मैं आपको हिंट देता हूं। ये देश बहुत ही छोटा सा देश है और ये देश यूरोप में है। बहुत ही छोटा सा देश है, यूरोप में है। कौन सा देश हो सकता है? सर जर्मनी भी नहीं है। चलिए एक मैं और भी एक एकदम बारीक सा हिंट देता हूं, उसके बाद यहाँ पे सब लोग चैट बॉक्स को भर देंगे उस कंट्री का नाम लिख के। जितने भी नेताओं, यह भारत, एकदम सही प्रशांत जी ने लिखा है स्विट्जरलैंड। जितने भी नेता हैं, जितने भी 2 नंबरी पैसे हैं, सब जाता है स्विस बैंक। और स्विस बैंक कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। प्रशांत जी ने एकदम सही जवाब दिया, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड के लोग जो होते हैं पैसे के मामले में बहुत समझदार माने जाते हैं। इसीलिए अगर हम लोग बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, बहुत छोटा सा देश है, लेकिन स्विट्जरलैंड नंबर 1 माना जाता है बैंकिंग में। इसके अलावा स्विट्जरलैंड केवल बैंकिंग नहीं, स्विट्जरलैंड के चॉकलेट्स जो हैं वो भी बहुत प्रसिद्ध हैं। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के लिए यूरोप में बहुत प्रसिद्ध है। स्विट्जरलैंड के लेदर आइटम्स बहुत प्रसिद्ध हैं। स्विट्जरलैंड की घड़ियां एक जमाने में दुनिया की बेस्ट मानी जाती थी। इसके अलावा स्विट्जरलैंड में एक ऐसा देश है पूरे दुनिया का जहां पर आपको मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि एकमात्र दुनिया का देश है जहां पर मच्छर नहीं होते हैं। मच्छर रहित देश है स्विट्जरलैंड। तो ये सब भी रीजन है जिसके कारण स्विट्जरलैंड प्रसिद्ध है। तो स्विट्जरलैंड में अब मैं आपको अगर ले चलता हूं और या मैं जाता हूं वहां पर और किसी बैंक के अंदर जाता हूं, वहां पर जो ऑफिसर बैठे रहते हैं, मैं उनसे जाके बोलता हूं कि सर मुझे एक बैंक एफडी करवाना है, तो मुझे बड़े ध्यान से देखेंगे और वो समझ जाएंगे कोई इंडियन है। तो उनका जवाब मुझे मिलता है कि सर हमारे देश में कभी भी एफडी जैसी चीज नहीं होती है। इनफैक्ट हमारे देश में सेविंग बैंक अकाउंट भी नहीं होता है। हमारे देश में एक बैंक अकाउंट होता है जिसको भारत में करंट अकाउंट बोला जाता है। और ये करंट अकाउंट ऐसा होता है कि जिसमें आप जितना ज्यादा पैसा रखेंगे आपसे उतना ज्यादा फीस चार्ज किया जाएगा। तो यानी कि स्विट्जरलैंड में मुझे नेगेटिव रिटर्न मिलेगा, यानी कि अपना पैसा रखने के लिए भी मुझे पैसा देना पड़ेगा। और
मैं इसको कह सकता हूं कि मुझे नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। तो भारत में मुझे 6 से 7% मिलता है, अमेरिका में 1 से 1.5%। खैर 1 से 1.5% जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले 3 साल पहले ऑलमोस्ट 0% हो गया था, मतलब 0.02%, 0.25% तक उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे चला गया था। लेकिन एवरेज देखा जाए तो वही 1 से 1.5% के बीच में यूएस का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। तो भारत में 6 से 7%, यूनाइटेड स्टेट्स में 1 से 1.5%, जापान में 0% और स्विट्जरलैंड में मुझे नेगेटिव रिटर्न मिलता है। तो बताइए अब भारत का 6 से 7% अच्छा है या बुरा है? जस्ट चैट बॉक्स में लिख के बताएं। अच्छा लगने लगा? क्या होता है ना कि जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी से भी, तब हमें अच्छे या बुरा का पता चलता है। आप किसी दुकान में जाते हैं, आप कपड़ा खरीदते हैं, दुकानदार कहता है 100 रुपए मीटर, आप बोलते हैं पसंद नहीं आ रहा है। दुकानदार क्या करता है, आपको 50 रुपए मीटर वाला कपड़ा दिखाता है। जैसे ही वो 50 रुपए मीटर दिखाता है, आपको 100 रुपए मीटर वाला कपड़ा ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगता है। हाँ, उसके पास एक और टेक्निक होती है, आपको 300 रुपए मीटर वाला दिखा देगा उसके बाद, तो आपको अपने आप 100 रुपए वाली चीज बेकार लगने लगेगी। तो हम लोग केवल 2 और देशों से और कंपेयर करते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध देश हैं ये दो भी। अब मैं आपको एक ऐसे कंट्री में ले चलता हूं जिस कंट्री का साइज भारत से बड़ा है, यानी कि भारत से साइज में बड़ा देश है, और ये दक्षिणी अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका में आता है। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, एकदम सही पवन जी ने जवाब दिया है, ब्राजील। ब्राजील भारत से बड़ा है और साउथ अमेरिका में आता है। अब मैं ब्राजील के किसी बैंक में ले चलता हूं तो वहां पर एवरेज 20 से 25% आपको बड़े आराम से रिटर्न मिल जाएगा। 20 से 25% रिटर्न बैंक एफडी में। बताइए कैसा रहेगा? अच्छा लगा? बहुत बढ़िया, प्रशांत जी ने लिखा यस गुड, पवन जी ने भी लिखा है यस। चलिए, किरीट जी ने भी लिखा है बेटर। अब मैं केवल एक अंतिम देश में आपको ले चलता हूं जो ब्राजील से लगा हुआ है। जैसे भारत और श्रीलंका एक दूसरे से लगे हुए हैं, आसपास ही हैं, इसी तरह से ब्राजील के साथ एक और देश लगा हुआ है। वो कौन सा देश है? बहुत बड़े साइज का देश नहीं है, छोटा सा ही देश है। एकदम सही, पवन जी ने लिखा है वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है पूरे दुनिया में एक जमाना था अपने पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध था। और दूसरी चीज, वेनेजुएला एकमात्र दुनिया की कंट्री है जिसने पूरे दुनिया को सबसे ज्यादा मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दिया है। जिस कंट्री में, छोटा सा देश है। अब वेनेजुएला में आपको ले चलता हूं, वहां पर आपको 35 से 40% बैंक एफडी में रिटर्न मिलेगा, 35 से 40%। अब बताइए कैसा रहेगा? अब मेरे ख्याल से आप लोग सोच में पड़ गए, 35 से 40% वेनेजुएला। हमने तो सुना था कि 4 साल पहले वेनेजुएला की इकोनॉमी पूरी डूब गई है, लेकिन हाँ ये सच्चाई है, 35 से 40% उनका एवरेज रिटर्न है। और आज से 3 साल पहले बैंक एफडी में उनका 70% भी क्रॉस कर गया था एफडी का रेट। रोहित कुमार जी ने लिखा है रिस्की है, नो डाउट रिस्की तो हो गई। जहाँ पे 70% रिटर्न आने लगे बैंक एफडी में, तो रिस्की तो हो गए। तो हमने क्या देखा, बहुत वाइड वैरायटी में डिफरेंस है अलग अलग कंट्री में। भारत का 6 से 7%, अमेरिका का 1 से 1.5%, जापान का 0%, स्विट्जरलैंड में 0 क्या नेगेटिव है वहां पर। इसके अलावा ब्राजील में आपको 20 से 25% का रिटर्न मिल जाता है, और वेनेजुएला में आपको 35-40% का रिटर्न मिल जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है अलग अलग कंट्रीज के रेट ऑफ इंटरेस्ट में। कुछ भारत से बहुत अच्छे हैं,
रिटर्न वाइज, और कुछ भारत से बेकार है। तो अब हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि ये रेट ऑफ रिटर्न बनता कैसे है। तो हम लोग ये बनने की प्रक्रिया को समझते हैं। उससे पहले मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा। किसी भी देश में, किसी भी देश में, यहाँ पर मेरा जो शब्द है वो ध्यान से सुनिएगा, किसी भी देश में सबसे ज्यादा कामचोर, बेईमान, नालायक और बेवकूफ एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में मिलता है? किसी भी देश में सबसे ज्यादा नालायक, बेवकूफ, कामचोर एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में मिलेगा? लक्ष्मण लाल जी ने एकदम सही जवाब दिया, गवर्नमेंट। रोहित जी ने भी एकदम सही जवाब दिया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा आपको बेवकूफ, नालायक, कामचोर, बेईमान लोग मिलेंगे। ये एकदम सच्चाई है किसी भी देश में। अब मेरा दूसरा सवाल है, किसी भी देश में सबसे ज्यादा मेहनती, सबसे ज्यादा ईमानदार, सबसे ज्यादा काबिल, और एक शब्द का प्रयोग करूंगा, सुपर जीनियस, किस डिपार्टमेंट में मिलेंगे? सबसे ज्यादा मेहनती, सबसे ज्यादा ईमानदार, सबसे ज्यादा काबिल और सबसे ज्यादा सुपर जीनियस किस डिपार्टमेंट में मिलेंगे? प्राइवेट डिपार्टमेंट में नहीं होगा। दो लोगों ने प्राइवेट लिखा है, तो प्राइवेट इसका जवाब नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट्स में भी नहीं है, साबे जी ने लिखा है। बैंकिंग में भी नहीं है, क्योंकि आप आए दिन सुनते रहते हैं बैंकिंग फ्रॉड। सबसे ज्यादा मेहनती, सबसे ज्यादा ईमानदार, सबसे ज्यादा काबिल और सबसे ज्यादा सुपर जीनियस किस देश में, कौन से डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में भी नहीं मिलेंगे? कहां पर हमें सबसे ज्यादा मेहनती, ईमानदार, काबिल और सुपर जीनियस मिलेंगे? तुक्का लगाना अलाउड है। जस्ट लिखिए जो भी मन में आता है। सर, मजदूर मेहनती होता है लेकिन वो सुपर जीनियस नहीं होता। किरीट चौहान जी ने काफी करीब आंसर दे दिया है, सेमी गवर्नमेंट, काफी करीब का आंसर दे दिया है। मेरे ख्याल से बस वो सेमी गवर्नमेंट में गवर्नमेंट सेमी हटाना पड़ेगा। तो अगेन हमें पता चलता है गवर्नमेंट। किसी भी देश में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही सबसे ज्यादा मेहनती, सबसे ज्यादा काबिल, सबसे ज्यादा ईमानदार और सबसे ज्यादा सुपर जीनियस लोग मिलेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग केवल गवर्नमेंट के पास मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर में इतने तेज दिमाग वाले लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो किसी भी देश का सर्वाइवल, कोई देश सर्वाइव इसीलिए कर पाता है क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा काबिल लोग गवर्नमेंट के पास। अदरवाइज किसी भी देश के लिए सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अब होता क्या है, क्योंकि सबसे अच्छे काबिल लोग भी गवर्नमेंट के पास है, सबसे ज्यादा नाकाबिल लोग भी हैं, सबसे ज्यादा बेईमान भी हैं और सबसे ज्यादा ईमानदार भी हैं, सबसे ज्यादा बेवकूफ भी हैं, सबसे ज्यादा सुपर जीनियस भी हैं। एकदम वाइड रेंज आपको गवर्नमेंट में मिलेंगे। और यही सबसे बड़ा शायद दुनिया का 8वां आश्चर्य है, अजूबा है। तो अब होता क्या है, सबसे अच्छे मैथमेटिशियन, सबसे अच्छे स्टैटिस्टिशियन, सबसे अच्छे फाइनेंस एक्सपर्ट और सबसे अच्छे इकोनॉमिस्ट किसी भी देश में उनके गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट क्या करती है,
अपने पास बुलाती है और बोलती है कि हम आपको एक काम दे रहे हैं। काम क्या है? आप हमें प्रिडिक्ट करके बताइए आने वाले 1 से 2 सालों में महंगाई क्या रहने वाली है, आने वाले 1-2 सालों में इन्फ्लेशन या महंगाई कितनी रहेगी। प्लस इसके अलावा हमें ये भी बताइए कि आने वाले 8, 10, 15 सालों में हमें अपने देश में कितना महंगाई रखना है, कितना इन्फ्लेशन रखना है। अब मैं यहाँ पर एक चीज बताऊंगा कि किसी भी देश में जो महंगाई या इन्फ्लेशन होता है वो हमेशा प्लान्ड होता है, वो प्लानिंग की जाती है उसकी कि कितनी महंगाई रखना है। क्योंकि एक इकोनॉमिक्स का थ्योरी ये कहता है कि किसी भी देश में सक्सेस या फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए वहां पर कुछ हद तक महंगाई जरूरी है। अगर महंगाई खत्म हो जाएगा तो उस देश में ग्रोथ भी रुक जाएगा। ये इकोनॉमिक्स के कुछ सिद्धांत मानते हैं। तो अब होता क्या है, जो टॉप क्वालिटी के स्टैटिस्टिशियंस हैं, मैथमेटिशियंस हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, वो पूरा होमवर्क करके गवर्नमेंट के पास आते हैं और उनको अपना रिपोर्ट देते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए मैं कहता हूँ, मतलब इस पूरे कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो वो गवर्नमेंट को लिख के देते हैं कि आने वाले 1 से 2 साल में 10% का महंगाई रहेगा और आने वाले 8, 10, 15 सालों में भी हम लोग 10% का ही महंगाई प्लान करके चलते हैं। तो इस तरह से वो अपना पूरा रिपोर्ट गवर्नमेंट को दे देते हैं। अब इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत ये कहता है कि अगर 10% महंगाई रहने वाली है, मेरे या आप जैसे साधारण व्यक्ति को भी 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक में या बैंक एफडी जैसे प्रोडक्ट में मिलने लगेगा, तो पूरा का पूरा इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, धराशायी हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट महंगाई के बराबर आ जाए, जो साधारण इंटरेस्ट रेट हम या आप जैसे लोगों को मिलता है, अगर वो भी महंगाई या इन्फ्लेशन के बराबर हो जाए, तो उस कंट्री का पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो अब ये फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स ना करे, धराशायी ना हो, तो जो जनरल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो महंगाई से थोड़ा सा कम रखा जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 10% अगर महंगाई रहने वाली है आने वाले सालों में, तो हमें 9% का इंटरेस्ट दिया जाएगा या उससे कम, महंगाई से कम इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाले समय में जो जनरल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कभी भी महंगाई को बीट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा इस दुनिया में आज तक ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जिससे गलतियां ना हुई हो। मेरे से भी बहुत सी गलतियां हुई हैं और मैं मान के चलता हूं आप लोगों से भी बहुत सी गलतियां हुई होंगी। अब जो देश का सबसे काबिल इकोनॉमिस्ट है, फाइनेंस एक्सपर्ट है, मैथमेटिशियन है और स्टैटिस्टिशियंस हैं, इनसे भी गलती होती है। जब इनसे भी गलती होती है तो किस तरह से होती है, जैसे उन्होंने मान लेते हैं 10 साल में प्रेडिक्ट किया था कि 10% का इन्फ्लेशन रहना है, लेकिन हुआ क्या, 2 या 3 साल ऐसे हो गए 5-6% ही इन्फ्लेशन रह गया। अब अगर 5-6% इन्फ्लेशन रह गया और मेरे आप जैसे व्यक्ति को 9% का अगर इंटरेस्ट मिलने लगे, तो अगेन पूरा का पूरा इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगा, पूरी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी। तो अब इस तरह का सिचुएशन ना क्रिएट हो तो गवर्नमेंट दूसरी चीज क्या करती है, हमारे या आपके ऊपर टैक्स लगाती है, हमारे या आपके ऊपर टैक्स लगाती है। तो हम यहां पर किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, मान लेते हैं कि आपका जो इन्फ्लेशन है वो 10% है, इन्फ्लेशन है 10%, ये हो गया इन्फ्लेशन। और जो टैक्स है वो
मान लेते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर 30% का टैक्स लगता है और उसको जो रिटर्न मिल रहा है वो आ रहा है 9%। अब अगर 9% मुझे इंटरेस्ट मिलता है और उसके ऊपर मैं 30% टैक्स देता हूं, तो 9% का 30% कितना हुआ? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। 9% का 30% कितना हुआ? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। एकदम सही, 9% का 30% हो गया 2.7%। यानी कि मेरे पास 9 रुपए का 9% का रिटर्न नहीं आया, मेरे पास रिटर्न कितना आया? 9% माइनस 2.7। इफेक्टिवली मेरे जेब में जो रिटर्न आया है वो 6.3%। मैं बड़ा खुश होता हूं। रोहित जी ने लिखा है वॉइस नॉट कमिंग। बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से यस लिख के बताएं। बाकी सभी को आवाज आ रही है तो रोहित जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार अपना लैपटॉप या कंप्यूटर फिर से एक बार चेक कर ले, क्या रीजन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, मुझे 9% का रिटर्न नहीं आया, मेरे जेब में आया 6.3% का रिटर्न आया। अब अगर मुझे रिटर्न आता है 6.3% का और उसी समय जो इन्फ्लेशन है वो होता है 10% का, तो बताइए हमारे जेब में फाइनल रिटर्न कितने का आया? 6.3% टैक्स के बाद मेरा रिटर्न बना और 10% महंगाई है। बताइए हमारे जेब में जो फाइनल रिटर्न आया वो कितना आया? बिल्कुल सही, लक्ष्मण जी ने एकदम सही लिखा है, माइनस माइनस 3.7 हो जाएगा। 3.7% ये है माइनस में रिटर्न, माइनस 3.7। इसका मतलब क्या हुआ? हम अपने ही कमाए हुए पैसे को बचा नहीं पाए। बड़ी मेहनत से इंसान कमाता है लेकिन अपने ही कमाए हुए पैसे को नहीं बचा पाए, तो ये सबसे बड़ा एक पेन एरिया है। अब ये तो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया, लेकिन हम लोगों को भरोसा कब होता है? जब हमारे सामने एक्चुअल डेटा प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मैं आपके सामने एक्चुअल डेटा निकाल के बताता हूं, साथ में ये भी मैं बताऊंगा कि ये डेटा मेरे पास कहां से आया है। आपके सामने एक टेबल दिखाई पड़ रहा होगा, आपके सामने एक टेबल दिखाई पड़ रहा है और इस टेबल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। भारत में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड बैंक कौन सा है? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। बिल्कुल सही, लक्ष्मण जी ने लिखा है एसबीआई। साबिर आलम जी ने भी लिखा है एसबीआई। पवन गेरुलकर जी ने भी लिखा है एसबीआई। किरीट चौहान जी ने भी लिखा है एसबीआई। मैंने क्या किया, भारत में जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल बैंक है उसी बैंक के वेबसाइट पे जाता हूं जो एसबीआई बैंक है, और एसबीआई बैंक में एक सर्च ऑप्शन आता है और वहां पर मैं लिख देता हूं हिस्टोरिकल फिक्स्ड डिपॉजिट रेट। वहां पर से पिछले 60-70 सालों का मुझे डेटा बड़े आराम से मिल जाएगा, पूरे 60-70 सालों का डेटा। लेकिन एक होता है ना, चावल पका है या नहीं पका है चेक करने के लिए हम लोग केवल एक दाने का यूज करते हैं। एक दाना दबा के देखा, पक गया है तो हमें पता चल जाता है। ठीक इसी तरह मैं पूरा 70-80 या 100 साल का डेटा नहीं निकालता हूं, यहां पर से मैं केवल 15-16 साल का डेटा निकाल लेता हूं। मैं क्या करता हूं, हर साल 1 अप्रैल को जो भी एफडी का रेट था 1 साल के लिए वो मैं इधर लिख देता हूं और ये मान के चलता हूं कि 1 साल बाद 1 अप्रैल को अगर इन्वेस्ट किया है तो 1 अप्रैल को ही मैं उस पैसे को विड्रॉ कर लेता हूं।
तो एक साल के एफडी का रेट 1999 से लेके 2015 तक का मैं डेटा ले लेता हूँ, ऑलमोस्ट 16 साल का। 1999 1 अप्रैल को निकाला और 1 अप्रैल 2000 को विड्रॉ कर लिया। फिर 1 अप्रैल 2000 को मैंने फिर से अपना पैसा इन्वेस्ट किया और 1 अप्रैल 2001 को निकाल लिया। तो वहां पर जब मैं इस साइट पे जाता हूँ, पूरा डेटा निकालता हूँ, तो हर साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लेता हूँ। एक साल ऐसा था जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम था, जो हमारा 2004-2005 का समय था। 5% के करीब रेट ऑफ इंटरेस्ट था। और इसी तरह का सिचुएशन हमने अभी 2 साल पहले देखा है। 2020 और 21 में आप लोगों ने 4% के करीब भी बैंक एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लिया है, यानी कि इससे भी कम का आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा है। और एक समय ऐसा भी था सन 2012-13 में आपको 9.25% का बैंक एफडी का रिटर्न मिलता है। आप में से कई लोगों को ध्यान होगा कि इसी साल इवन सरकारी बैंकों में 10% से ऊपर का आपको इंटरेस्ट मिल रहा था। सरकारी बैंकों में 10% से ऊपर का रिटर्न मिल रहा था। तो हमने क्या देखा कि इस वाले डेटा में 5 से लेके 9.25% के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दूसरी चीज, भारत में बहुत सा डेटा आता है इन्फ्लेशन का। कई डेटा बहुत डिस्प्यूटेड है, लेकिन मैं एक अनडिस्प्यूटेड डेटा ले लेता हूं जो साल में केवल एक बार पब्लिश होता है। उसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। इसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। मैं ये मान के चलता हूं कि 1 अप्रैल को हर साल इन्वेस्ट कर रहा हूं और 1 अप्रैल को 1 साल के बाद मैं विड्रॉ कर लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का पूरा डेटा लिख लेता हूं और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं इन्फ्लेशन कैलकुलेट करता हूं। मैं क्या देखता हूं, सन 2009 और 10 में इन्फ्लेशन भारत में सबसे ज्यादा था 12.5%, 12.5% का इन्फ्लेशन था। और एक साल ऐसा भी था सन 2004 और 2005 जब आपका इन्फ्लेशन 3.54% था, जो कि बहुत कम है। और ऐसा भी था एक बार 12.5% का भी इन्फ्लेशन था। अब मैं क्या करता हूं, टैक्स और इन्फ्लेशन को, जैसे अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ना कि अगर 9% का मुझे इंटरेस्ट आता है, 30% का टैक्स लगता है और इन्फ्लेशन है 10%, उसके बाद मेरे जेब में आया -3.7%। ठीक इसी तरह से यहां पर मैं पूरा कैलकुलेट कर लेता हूं। अगर कोई व्यक्ति 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में आता है, तो जब सबसे ज्यादा फायदा हुआ उस इन्वेस्टर को, तब उसका जो रिटर्न था वो था 1.93% का रिटर्न। 1.93%, ये सबसे अच्छा समय था। और जब बुरा समय आया तो उनके जीवन में -6.83, यानी कि ऑलमोस्ट -7% का रिटर्न तब आया जब बुरा समय आया, और जब अच्छा समय था तो 2% के करीब रिटर्न आया। और हम यहां पर देख सकते हैं ज्यादातर समय उनको नेगेटिव रिटर्न ही मिला, यानी कि अपने कमाए हुए पैसे को वो नहीं बचा पाए। अपने ही कमाए हुए पैसे को नहीं बचा पाना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि एक नॉर्मल इंसान अपने ही कमाए हुए पैसे को नहीं बचा पाता। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमें फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है आफ्टर टैक्स और आफ्टर इन्फ्लेशन, एक नॉर्मल इंसान को 0% का रिटर्न बनाना भी बहुत मुश्किल काम है। एक नॉर्मल इंसान आफ्टर इन्फ्लेशन और आफ्टर टैक्स ज्यादातर सिचुएशन में अपना पैसा नहीं बचा पाता। तो एक सफल इन्वेस्टर वो व्यक्ति हुआ जो अपने ही कमाए हुए पैसे को बचा ले। अब हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। भारत में इन्फ्लेशन रेट लगभग 7-8% के आसपास रहता है लॉन्ग टर्म में, और जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बैंक में मिलता है वो 6-7% के आसपास ही लॉन्ग टर्म में मिलता है। अमेरिका की बात की जाए
तो अमेरिका में 1 से 1.5% का लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट होता है और वहां पर महंगाई जो होती है 1.5 से 2% के बीच में होता है। जापान एक ऐसी कंट्री है जहां पर इन्फ्लेशन जैसी चीज को आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर इन्फ्लेशन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। वहीं पर ब्राजील में आपको बैंक एफडी में मिलता है 20 से 25%। अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो उनका 35 से 40% नॉर्मल इन्फ्लेशन रहता है। वेनेजुएला की बात की जाए तो वहां पर जो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन है वो करीब करीब 70% के आसपास है, 70 से 80%। और बैंक एफडी में मुझे मिलता है जनरली लॉन्ग टर्म में 35 से 40%। और पिछले 3 साल पहले का जो डेटा है वो तो बहुत चौंकाने वाला था। उस समय ये देखा गया कि उनके कंट्री में ट्रिपल डिजिट इन्फ्लेशन था, बहुत ज्यादा महंगाई थी। तो वहां पर इस कारण से हमें ज्यादा रिटर्न मिलते हुए भी हम लोग वहां पर बहुत ज्यादा लॉस में हैं। तो हमने यहाँ पर पूरी प्रक्रिया को देखा कि किस तरह से किसी भी देश में रेट ऑफ इंटरेस्ट को बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। इसका मतलब ये भी निकलता है कि हमें और आप जैसे व्यक्ति को दो दैत्यों से, दो बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं जिनसे बचना जरूरी है, जिसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई कहते हैं, और दूसरा होता है टैक्स। अगर इन दोनों से हम बचते रहें तो हम एक सफल इन्वेस्टर के कैटेगरी में आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कैलकुलेशन बताया, फिर उसके बाद मैंने एसबीआई का डेटा यूज करके आपको बताया एक डेटा के थ्रू। तो ये हो गया हमारे लाइफ में डेटा किस तरह से मदद करता है। अब हम लोग अपने रियल लाइफ में इसे किस तरह से महसूस करते हैं, क्योंकि हम लोग जो महसूस करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप लोगों में से क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको कि पैसा कमाते हुए, काम करते हुए 30 साल से ज्यादा हो गए? क्या इस ग्रुप में, इस क्लास में, इस पूरे सेशन में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको 30 साल से ज्यादा हो गए काम करते हुए? चलिए, क्या इस ग्रुप में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको काम करते हुए 20 साल से ज्यादा समय हो गया है? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं कितने साल हो गए हैं। बासवाराज जी का 25 साल हो गया है। साबिर आलम जी को 20 साल हो गए हैं। बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई हो, लंबा समय। रमेश हेगड़े जी को 39 ईयर्स, जस्ट 40 में से 1 साल कम, इतने साल हो गए कमाते हुए। बहुत बढ़िया। क्या कोई यहाँ पर ऐसा भी है जिनको 10 साल से ज्यादा हो गए काम करते हुए? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से 10 साल से ज्यादा जिनको हो गए हैं लिख के बताएं। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको 5 साल से ज्यादा हो गए काम करते हुए? जस्ट लिख के बताएं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको 1 साल से ज्यादा हो गए हैं? लक्ष्मण जी को 5 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत जी को 2 साल हो गए हैं। बहुत बढ़िया। यानी कि आज के सेशन में बहुत वाइड रेंज नंबर ऑफ ईयर्स वाले हैं। 2 साल से लेके पूरे 39 ईयर्स तक के लोग हैं। आप अपने उस दिन को याद कीजिए जब आपको पहली बार सैलरी मिली थी, सैलरी या इनकम मिली थी, तो आपको कैसा लग रहा था? जस्ट अपना जो अनुभव है चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताइए। विकास जी को 25 साल हो गए हैं। जब पहली बार इनकम या सैलरी मिली थी
बहुत अच्छा अनुभव होता है। जब मुझे पहली बार 1800 रुपए मिले थे, अंदर से मैं बता नहीं सकता हूँ कितनी खुशी मिली थी। अपना अनुभव लिखिए, कैसा लगा था पहली बार जब आपको इनकम मिला था, सैलरी मिली थी या पैसा। बसावर राज जी ने लिखा है वेरी एक्साइटेड, बहुत बढ़िया। ये अनुभव बहुत अच्छा होता है। हैप्पीएस्ट मोमेंट सैलरी 4900, साबिर आलम जी ने लिखा है। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, विकास जी ने लिखा है आई एम वेरी हैप्पी दैट टाइम, बहुत बढ़िया, बहुत खुश थे उस समय। और लिखिए, जनरली क्या होता है, प्रशांत जी ने लिखा आई फेल्ट हैप्पी बाय रिसीविंग 3000 एज स्टाइपेंड, बहुत बढ़िया। जो आपको पहली इनकम मिलती है ना, वो जिंदगी भर याद रहती है। वो भले बहुत छोटा सा अमाउंट हो, लेकिन वो जो खुशी होती है ना, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है। तो अब होता क्या है, जब आपको पहली बार इनकम मिलता है या सैलरी मिलता है, तो अंदर से बड़ी खुशी होती है। अंदर से ऐसा लगता है, जिस चीज के लिए बचपन से तड़प रहे थे, जिस चीज के लिए बचपन से तड़प रहे थे, आज वो दिन आ गया है और मेरे जिंदगी का जो सपना था, आज वो पूरा हो गया। और हमें ऐसा लगता है कि अब जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे जीवन से खत्म हो जाएंगी और हम बहुत खुश होकर काम करने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे साल बीतने लगता है, हमें ये एहसास होने लगता है कि शायद हमारी इनकम कम है। फिर क्या होता है, जब एक साल बीतता है तो हमारी सैलरी या इनकम थोड़ी सी बढ़ जाती है। हम बड़े खुश होते हैं कि अब मेरे जीवन में सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। प्रशांत जी ने लिखा है यस टू 100%। एकदम ऐसा ही एहसास होता है। जैसे ही इनकम पूरा साल बीतने लगता है, हमें एहसास होता है कि हमारी इनकम कम है। फिर क्या हुआ, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी, आपको ऐसा लगने लगता है कि अब मेरे जीवन में सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन फिर जैसे जैसे साल बीतने लगता है, आपको ये एहसास होने लगता है कि आपकी इनकम कम है। फिर आपकी इनकम थोड़ी सी बढ़ती है, फिर आपको लगता है कि जीवन की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर जैसे जैसे साल बीतने लगता है, आपको ये एहसास होने लगता है कि आपकी इनकम कम है। फिर काम करते हुए 5 साल बीत जाते हैं, 10 साल बीत जाते हैं, 15 साल बीत जाते हैं, 20 साल बीत जाते हैं, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल भी कई लोगों को काम करते हुए बीत जाता है। लेकिन इंसान इसी इसी क्या बोलते हैं, बात पे अनुभव में ही जीता रहता है कि शायद इनकम बहुत कम है, शायद मेरी इनकम बहुत कम है, और इसी तरह से जिंदगी बीत जाती है। सही बोल रहा हूँ? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। बिल्कुल सही आपने लिखा है यस। प्रशांत जी ने लिखा है, पवन जी ने लिखा है, हम लोग इसी एहसास में, साबिर आलम जी, हम सभी लोग इसी एहसास में जीते हैं कि शायद हमारी इनकम बहुत कम है। अच्छा, एक मेरा सवाल है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि पिछले 5 साल में आपकी आपका इनकम नहीं, यहाँ पर आपके खर्चे डबल हो गए? आप में से कितने लोग हैं जो ये बोलेंगे कि पिछले 5 साल में आपके खर्चे डबल हो गए? ऐसे कितने लोग हैं जिनके 5 साल में खर्चे डबल हो गए? कारण कुछ भी हो सकता है, मुझे कारण से कोई लेना देना नहीं है, खर्चे डबल हो गए। पवन जी ने लिखा है यस, प्राइस डबल, यस, बहुत बढ़िया। प्रशांत जी ने भी लिखा है 5 साल में डबल हो गया है खर्चा। कई बार तो जब मैं ये सवाल लोगों से पूछता हूँ, वो बोलते हैं कि सर हमारा तो 3 साल में ही खर्चा डबल हो गया है।
और बहुत कम ऐसे किस्मत वाले होते हैं हमारे देश में जिनका लगभग 7 या 8 साल में खर्चा डबल होता है। लेकिन एक एवरेज मान के चलें, हमारे देश में लगभग 5 साल में खर्चा डबल हो जाता है। अगर 5 साल में आपका खर्चा डबल हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, हमारे ऊपर जो महंगाई और टैक्सेशन की मार पड़ रही है वो लगभग 13 से 14% की पड़ रही है। हर 5 साल में खर्चा डबल होने का मतलब कि हमारे ऊपर जो टैक्स और इन्फ्लेशन की मार जो पड़ रही है वो 13 से 14% की पड़ रही है। इसका मतलब ये भी निकलता है कि एक इंसान, एक नॉर्मल इंडियन, जो एक नॉर्मल इंडियन है, उसका जो अगर आप पूरे लाइफ का इनकम ग्रोथ रेट देखेंगे तो वो भी 13 से 14% के करीब ही बनता है। जनरली क्या होता है कि हम लोग 2-4 साल काम करते हैं, फिर लगता है कि इनकम कम है, अगर जॉब कर रहे हैं तो किसी दूसरे कंपनी में स्विच मारते हैं कि मेरी इनकम बढ़ जाएगी, या हम लोग बिजनेस में अपने नंबर ऑफ आवर्स को बढ़ा देते हैं, या अपने कोई बिजनेस को कर रहे हैं उसके साथ कोई दूसरे इनकम को जोड़ देते हैं। लेकिन घूम फिर के एक नॉर्मल इंसान की 13 से 14% ही जो इनकम ग्रोथ है लाइफ का निकल के आता है। और जनरली हम लोगों के इसी एहसास में जो हम लोग जीते हैं ना कि हमारी इनकम कम है, उसका जो वजह है वो ये है 13 से 14% का महंगाई और टैक्स की मार, दोनों मिला के। तो हम लोगों के ऊपर जो इस समय मार पड़ रही है वो 13 से 14%, इसीलिए हम लोग इस एहसास में जीते हैं कि हमारी इनकम कम है। बसावर राज जी ने लिखा है, इनकम वेरी मार्जिन ग्रोथ बट एक्सपेंस इंक्रीजेस ड्यू टू ओवरसीज हायर एजुकेशन। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, एजुकेशन इन्फ्लेशन बहुत बड़ा हमारे ऊपर वजन डालता है। इसके अलावा एक मैं आपको डेटा बताता हूं। आज हम लोग हैं 2023 में, आज हम लोग हैं 2023। अगर किसी व्यक्ति के महीने का खर्चा 1 लाख रुपए, किसी का हो सकता है 50,000 हो, किसी का 20,000 भी हो सकता है, किसी का 10 लाख भी हो सकता है। लेकिन एक जस्ट मैं एक सिंपल कैलकुलेशन बताता हूं। अगर आज के डेट में किसी व्यक्ति के 1 लाख का खर्चा है, तो आज से 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले 2003 में उस व्यक्ति का जो सेम अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है तो उसका जो खर्चा था वो करीब करीब 10,000 रुपए। उससे 20 साल पहले यानी कि 1983 उसके घर का खर्चा लगभग 1,000 रुपए में चल सकता था। यहां पर मैं थोड़ा सा कंफर्म करना चाहूंगा, रमेश हेगड़े जी से, उन्होंने 39 ईयर्स लिखा है। तो सर जो मैं यहाँ पर डेटा लिख रहा हूँ, क्या ये सही है? एक एक जीरो कम होता जाएगा हर 20 साल में, क्योंकि सबसे ज्यादा कमाने का भी अनुभव उन्हीं को है। जिनको 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, वो तो इस चीज को एनालाइज कर ही लेंगे कि अगर आज 1 लाख का है खर्चा तो उस समय 10,000 में भी खर्चा चल जाता था। और अगर और पीछे जाऊं तो 1963 उस व्यक्ति का 100 रुपए में भी खर्चा चल जाता। मेरे फादर बताते हैं वो 1962 में कमाना शुरू किए थे, तब उनकी इनकम करीब करीब 70 रुपए के आसपास थी। 70 रुपए उनकी इनकम हुआ करती थी। अब अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो मैं यहां पर क्या चीज देखता हूं कि जो डिफरेंस आता है वो करीब करीब 12% के आसपास का डिफरेंस है, 12%, 12.2% बनता है अगर मैं इसका
एनालिसिस बताऊं तो लगभग 12% के रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है। इसका मतलब क्या होता है, 2043 में अगर आज किसी के एक महीने का खर्चा 1 लाख है तो उसका 10 लाख का खर्चा हो जाएगा। और आज से 40 साल बाद उसी व्यक्ति के महीने का खर्चा अगर आज 1 लाख है तो उसका 1 करोड़ रुपए का महीने का खर्चा होगा। ज्यादातर लोगों की आज के डेट में इतनी सेविंग भी नहीं होती है, लेकिन आज से 40 साल बाद उस व्यक्ति का इतना खर्चा होगा। तो ये सारा का सारा हमारे ऊपर महंगाई की मार पड़ रही है। ये एक रियल फिगर है जो आप कभी भी एनालाइज कर सकते हैं। आप सभी इस समय सोच में पड़ गए हैं, अपने लाइफ को एनालाइज कर रहे हैं, हर चीज को एनालाइज कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। तो हमने क्या देखा कि एक नॉर्मल इंसान अपने ही कमाए हुए पैसे को नहीं बचा पाता, और सारी जिंदगी हम लोग इसी एहसास में जीते हैं कि हमारी इनकम कम है। वो इसलिए क्योंकि हमारे ऊपर महंगाई और टैक्सेशन की मार मिला के करीब करीब 12 से 14% की पड़ रही है। जस्ट मैं एक और कंट्री की बात करूंगा, ज्यादा मैं और देशों की बात नहीं करूंगा। एक ऐसा देश, जैसे भारत में तो हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इंडिया, ठीक इसी तरह एक और देश है जिसके पहले 3 अक्षर हैं IND। वो कौन सी कंट्री है? एकदम सही, पवन जी ने लिखा है, प्रशांत जी ने लिखा है, विकास जी ने लिखा है, इंडोनेशिया। अब होता क्या है, मैं आपको ले चलता हूं, एक ले क्या चलता हूं, मैं अपना अनुभव बताता हूं। आप में से कितने लोग सिगरेट पीते हैं? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख सकते हैं, बहुत पर्सनल सवाल मैं पूछ रहा हूँ। चलिए मैं मान के चलता हूँ पीते भी हैं तो आप बताएंगे नहीं। किसी ने नहीं जवाब दिया, ठीक है। सन 2000, किसी ने जवाब नहीं दिया कि मैं पीता हूँ। चलिए सही है, मान के चलता हूँ कुछ लोग पीते होंगे, बताना नहीं चाहते हैं। सन 2011 में एक देश है जिसके नाम की शुरुआत भी IND से होती है, उस कंट्री का नाम है इंडोनेशिया। 2011 में मैं इंडोनेशिया गया। नाम काफी सुना था लेकिन जाने का मौका मिला। जब इंडोनेशिया में एयरपोर्ट में मैं उतरा, उसके बाद जो वीजा वगैरह चेक करते हैं, उसके बाद मेरी वहां पर एंट्री हुई। जब एयरपोर्ट के बाहर निकला तो वहां पर मैंने एक अजीब सी चीज देखी। वहां पे हर कोई सड़क के किनारे बैठा हुआ है, चाहे पैदल चल रहा है, हर कोई सिगरेट पी रहा है। मुझे लगा कि यहाँ पे लोग अपना ऑफिस वगैरह कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं तो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए सिगरेट पीते हैं। फिर उसके बाद जिस बस में मैं बैठा होटल तक जाने के लिए, उसमें भी देखा जो कंडक्टर हैं और जो ड्राइवर हैं पूरे समय सिगरेट पीते हुए चले हैं। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। जब बस के बाहर मैं देख रहा हूँ सड़क के दोनों तरफ लोग बैठे हुए हैं या पैदल चल रहे हैं, हर कोई सिगरेट पी रहा है। वहां पर यूं समझ लीजिए कि जैसे भारत में जितनी किराने की दुकानें होती हैं, उतनी मैं देख रहा हूँ वहां पर सिगरेट की दुकानें हैं। और सिगरेट की दुकान बहुत सजा के रखी जाती है, वहां पे बहुत सुंदर सुंदर दुकानें होती हैं। फिर उसके बाद मैं होटल के अंदर जाता हूँ। होटल के अंदर जितने लोग हैं, वहां पे जितने कर्मचारी हैं, मैक्सिमम लोगों को देख रहा हूँ वो सिगरेट पी रहे हैं। इवन जब रिसेप्शन में जाता हूँ अपना सारा डेटा देने के लिए, पासपोर्ट वगैरह दिखाने के लिए, वो भी सिगरेट पीते हुए मेरे से बात कर रहा है। ज्यादातर कर्मचारी वहां पर सिगरेट पी रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं सिगरेट पी रहे हैं। थोड़ा मुझे बड़ा अजीब सा लगा। फिर उसके बाद जब मैं दोपहर के बाद घूमने के लिए निकला तो सड़क के किनारे में जिसको देख रहा हूँ वो सिगरेट पी रहा है। मैं सच बात बोलूं, वहां पे क्या घूमा मुझे याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि हर कोई मुझे वहां पर सिगरेट पीते हुए दिख रहा था।
मार्केट गया, वहां पर सिगरेट पी रहे हैं सब लोग। घूमने के लिए गया, वहां पे जितने मॉन्यूमेंट्स है वहां पर देख रहा हूँ हर कोई सिगरेट पी रहा है। मुझे बस यही चीज समझ में आ रहा है, वहां पे जिसको देखो वो सिगरेट पी रहा है, और मेरे दिमाग में केवल सिगरेट घुसा हुआ है। दुकानें भी बड़ी सुंदर सुंदर सिगरेट से सजी हुई, और वहां पर तो बहुत अनोखे किस्म के सिगरेट होते हैं, अलग अलग चॉकलेट फ्लेवर सिगरेट, मिंट फ्लेवर सिगरेट, ठीक है, इस टाइप से वेनिला फ्लेवर सिगरेट, मतलब इतने तरह के सिगरेट की वैरायटीज जो मैं कभी सोच नहीं सकता हूँ। क्लोव फ्लेवर्ड सिगरेट, स्पाइसी सिगरेट, पता नहीं, बड़े अजीब अजीब तरह के सिगरेट थे, मैं कभी सुना नहीं था। खैर, मेरे दिमाग में केवल एक ही चीज चल रही थी, इतना सिगरेट क्यों। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब एकदम रहा नहीं गया, रात के 10 बजे अपने होटल के रूम में पहुंचा, वहां पर सबसे पहला काम मैंने किया, अपना लैपटॉप खोला, और उस लैपटॉप में मैं कुछ सवाल पूछा। वैसे आप सभी से एक मैं पूछना चाहूंगा, आज के युग में अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो उसका जवाब आप किससे पूछते हैं? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। एकदम सही, पवन जी ने लिखा, साबिर जी ने लिखा गूगल, प्रशांत जी ने लिखा गूगल। तो मैं जाता हूँ गूगल बाबा के पास अपने लैपटॉप पे, और वहां पे टाइप करता हूँ स्मोकिंग इन, सर चैट जीपीटी तो अभी आया है, 6 महीने हुए हैं चैट जीपीटी आए हुए, 6 महीने से भी कम हुए हैं। तो गूगल पे जाता हूँ और वहां पर टाइप करता हूँ स्मोकिंग में, मैं बात कर रहा हूँ सन 2011, आज से 12 साल पहले की। मैं वहां पे टाइप करता हूँ स्मोकिंग इन इंडोनेशिया। जैसे ही मैं टाइप करता हूँ स्मोकिंग इन इंडोनेशिया, बहुत ढेर सारे उसमें सर्च रिजल्ट्स आ जाते हैं। अब क्या होता है कि जो गूगल होता है ना, वो भी अलग अलग साइटों से ही डेटा लेके आपके सामने परोस के देता है। तो यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं वहां पर जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक डेटा है उसको मैं यूज करूँ। तो फिर मैं क्या करता हूँ, वहां पर जाता हूँ और अलग अलग सर्च रिजल्ट देखने लगता हूँ। मुझे एक डॉक्यूमेंट्री मिलती है, और वो डॉक्यूमेंट्री डिस्कवरी चैनल की होती है, और डिस्कवरी चैनल एक ऐसा चैनल है जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ। लगभग 40-45 मिनट का वो डिस्कवरी चैनल का डॉक्यूमेंट्री है, स्मोकिंग इन इंडोनेशिया। उसका मतलब मैं क्योंकि वहां पे लिखता हूँ तो मान के चलता हूँ उसी के ऊपर है। तो इंडोनेशिया का जो स्मोकिंग एनवायरनमेंट है उसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री है, और उसको मैं खोल के देखने लगता हूँ। जो मुझे पहली चीज पता चलती है इंडोनेशिया के बारे में, ये सन 2011-12 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, कि वहां पे 97% लोग सिगरेट पीते हैं। 97% लोग सिगरेट पीते हैं। कितने परसेंट लोग सिगरेट नहीं पीते हैं, चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। बिल्कुल सही, प्रशांत जी ने लिखा है 3%, पवन जी ने लिखा है 3%। 3% लोग वहां पर सिगरेट नहीं पीते। अब उस डॉक्यूमेंट्री के अनुसार उस 3% में 5 साल से कम के बच्चे बहुत ज्यादा है। 5 साल से कम के बच्चे बहुत ज्यादा हैं जो सिगरेट नहीं पीते हैं। तो मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है, यानी कि वहां पे हर 5 साल से ऊपर का व्यक्ति सिगरेट पीता है। फिर उसके बाद मैं आगे देखने लगता हूँ, मुझे पता चलता है इंडोनेशिया की जो इकोनॉमी है, पूरी अर्थव्यवस्था है, उसमें जो सबसे ज्यादा उनके देश में जीडीपी होता है, उसका जो सबसे बड़ा जो हिस्सा क्रिएट होता है वो केवल सिगरेट से क्रिएट होता है। यानी कि सिगरेट से उनके कंट्री में सबसे ज्यादा, एक सेकंड, सबसे ज्यादा जीडीपी जनरेट होता है सिगरेट से। फिर उसके बाद मैं आगे देखने लगता हूं, मुझे पता चलता है कि उनके कंट्री में जो सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली कंपनी है, उस कंपनी का काम है सिगरेट बनाना। और उससे भी ज्यादा मुझे आश्चर्य होता है कि उनके कंट्री में जो सबसे ज्यादा पैसा कमाती है जो कंपनी, वो इंडोनेशिया की कंपनी नहीं है, वो एक अमेरिका की कंपनी है। और वो कंपनी सबसे ज्यादा सिगरेट बनाती है,
और उस कंपनी का नाम है फिलिप मॉरिस। और फिलिप मॉरिस वहां पर एक सिगरेट ब्रांड बनाती है जो सबसे ज्यादा बिकता है। उस सिगरेट ब्रांड का नाम है फिलिप मॉरिस। फिलिप मॉरिस जो है वहां पर सबसे ज्यादा बिकने वाली सिगरेट की कंपनी, सबसे ज्यादा ब्रांड वही चलता है, फिलिप मॉरिस। मार्लबोरो ब्रांड के सिगरेट बनते हैं। अब इनफैक्ट उनके कंट्री में जो सबसे खास बात है, मान लेते हैं जैसे ये सिगरेट का पैकेट है, ये सिगरेट का आपका पैकेट हो गया। तो सिगरेट के पैकेट में क्या होता है, हम लोग जब भारत में देखते हैं तो लगभग इतना हिस्सा जो होता है, उतने हिस्से पे खूब गंदी सी एक तस्वीर रहती है और लिखा रहता है स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। नीचे सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरे पेज में भी बहुत सा हिस्सा रहता है जहां पर लिखा रहता है स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, और खूब गंदी सी तस्वीर बनी होती है हमारे देश में। अमेरिका में पूरा का पूरा पेज भरा होता है और दूसरे साइड पर छोटा सा एक एरिया होता है जिसके ऊपर केवल ब्रांड का नाम लिखा रहता है, खूब गंदी सी तस्वीर होगी और उसके ऊपर खूब बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है स्मोकिंग किल्स, सिगरेट पियोगे मर जाओगे। लेकिन इंडोनेशिया में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कि स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग किल्स या स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, कुछ भी नहीं लिखा रहता। इनफैक्ट वहां पर क्या होता है कि उस सिगरेट के पैकेट में उनके कंट्री का कोई सेलिब्रिटी होता है, कोई हीरो हीरोइन होता है और वो उस सिगरेट को पी रहा है, सिगरेट पीते हुए फोटो खिंचवा रहा है। और कहीं अलट पलट के कहीं भी देखेंगे कुछ भी नहीं लिखा कि सिगरेट पीने से क्या नुकसान होता है। कुछ भी नहीं लिखा कि सिगरेट पीने से क्या नुकसान होता है, कुछ भी नहीं लिखा। तो बड़े आश्चर्य की बात है वहां पर। अब होता क्या है, मेरा एक आपसे सवाल है, लेकिन उससे पहले भी मैं आपसे कुछ चीजें और शेयर करना चाहूंगा उसी डॉक्यूमेंट्री से, कि वहां पे एक तो सिगरेट के ऊपर कुछ नहीं लिखा रहता, उनके सेलिब्रिटी वहां पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। और फिर क्या होता है, उसी डॉक्यूमेंट्री में लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है। सबसे पहले एक आदमी के पास जाते हैं कि सर सिगरेट पीने से क्या होता है। उस आदमी का जवाब होता है इससे पेट सही रहता है। दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं कि सर सिगरेट पीने से क्या होता है, बोलते हैं इससे खांसी जुकाम नहीं आता है इसलिए सिगरेट पिया जाता है। तीसरे व्यक्ति थोड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनके पास ले जाते हैं कि सर सिगरेट पीने से क्या होता है, बोलते हैं कि इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। देखो मैं 80 साल का हो गया हूं लेकिन अभी भी मेरे आंखों में चश्मा नहीं लगा, तो सिगरेट पीने से आंखों की रोशनी तेज होती है। फिर चौथे व्यक्ति के पास ले जाते हैं, वो व्यक्ति बोलता है कि इससे हमारा नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, इसलिए सिगरेट पीना चाहिए। तरह तरह के जवाब मिलते हैं और सारे बड़े अच्छे अच्छे जवाब, कि पेट सही रहता है, आंखें सही रहती हैं, इससे हमारा बॉडी सही रहता है, हमारा स्किन अच्छा रहता है, लंग्स सही रहते हैं, खूब अच्छे अच्छे जवाब मिलते हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि वहां पर के लोग इस तरह के अजीब अजीब जवाब क्यों दे रहे हैं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ऐसा क्यों हो रहा है? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं, ऐसा जवाब क्यों मिल रहा है कि सिगरेट पीने से पेट सही होता है, आंखें सही होती हैं, खांसी जुकाम नहीं आते, लंग्स अच्छे होते हैं, बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इस तरह का जवाब क्यों आ रहा है? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। गिरीश जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, आयुर्वेदिक सिगरेट। विकास जी ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया है, अनएजुकेटेड। वहां पर के लोगों को बताया ही नहीं गया। और साथ में प्रशांत जी ने एक बहुत अच्छी चीज लिखी, नॉट अवेयर ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। वहां पर के लोगों को मालूम ही नहीं कि सिगरेट पीने से क्या होता है। और क्या होता है कि एक हम लोगों ने अंग्रेजी में कहावत सुनी है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। लोगों को मालूम ही नहीं कि सिगरेट पीने से क्या नुकसान है, तो लोगों ने अपने आप देख लिया कि हर कोई सिगरेट पी रहा है तो कुछ अच्छा ही होगा,
ऐसे ही थोड़ी ना सारी दुनिया ये काम कर रही है। जब सारी दुनिया पी रही है और हर कोई तारीफ कर रहा है, कुछ अच्छा ही होगा सिगरेट में। और सबसे खास खास बात, उनके कंट्री में कभी भी गवर्नमेंट ने जाकर लोगों को ये नहीं बताया कि सिगरेट पीने से क्या नुकसान होता है। नतीजा क्या होता है, लोगों ने मान लिया सिगरेट पीने से बहुत से फायदे होते हैं। लोगों ने मान लिया है उनकी कंट्री में। अभी 12 साल में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं 12 साल पहले की बात बता रहा हूँ। यही रीजन है कि किसी देश में 97% लोग सिगरेट पीते हैं। ये बहुत बड़ी सोचने वाला विषय है। तो उनकी कंट्री में कभी बताया ही नहीं गया कि सिगरेट पीने से क्या नुकसान होता है। लोगों ने मान लिया सिगरेट पीने से क्या क्या फायदे होते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा उससे टैक्स वसूल होता है सिगरेट से, और उस टैक्स से उनके कंट्री का सबसे ज्यादा जीडीपी भी डेवलप हो रहा है। तो उनके कंट्री के लिए ये सिस्टम है। अब आ जाते हैं हमारे देश में। जब आप बैंक में जाते हैं, क्या आपने बैंक में कभी लिखा हुआ देखा है, बैंक एफडीज आर सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन एंड टैक्सेशन रिस्क? यस और नो? कभी देखा ये चीज लिखा हुआ? ये अभी आपको पता चल गया है कि इन्फ्लेशन और टैक्स की मार पड़ती है बैंक एफडी में? साबिर जी ने एकदम सही लिखा है, नो। किसी ने नहीं देखा हमारे देश में कि बैंक एफडी जब आप लेने के लिए जाते हैं वहां पर कभी लिखा हो बैंक एफडीज आर सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन एंड टैक्सेशन रिस्क। सबने जवाब दिया है मुझे। साबिर आलम जी ने नो, पवन जी ने नो, किरीट जी ने नो, सबका जवाब नो में। कभी हम लोगों ने नहीं देखा। लेकिन जब हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं ना, चीख चीख के ये चीज लिखा हुआ होता है। क्या लिखा होता है? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। बार बार चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और वहीं पर एफडी में कभी कुछ लिखा ही नहीं जाता कि फिक्स डिपॉजिट्स आर सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन एंड टैक्सेशन रिस्क। कभी नहीं बताया गया, क्योंकि हमारे देश में कभी बताया नहीं गया, इसलिए लोगों ने मान लिया कि बैंक एफडी बहुत सेफ होते हैं, क्योंकि बताया नहीं गया। जैसे इंडोनेशिया में कभी ये नहीं बताया गया ना कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लोगों ने मान लिया कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक इसी तरह भारत में कभी बताया नहीं गया कि बैंक एफडी में इन्फ्लेशन और टैक्सेशन रिस्क होता है, इसलिए लोगों ने मान लिया कि इससे ज्यादा तो सेफ कुछ हो नहीं सकता। सच्चाई ये होती है कि दुनिया में कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कभी भी रिस्क फ्री नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो अब हम लोग करें तो क्या करें? हम लोग करें तो क्या करें? तो इसका जवाब है, हमारे जो सेविंग का पर्पस होता है, हमारे लाइफ में बहुत से गोल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस के हमेशा हर महीने आते रहते हैं। बच्चों की पढ़ाई हो गई या अपनी पढ़ाई हो गई, बच्चों की शादी हो गई, ये भी हमारा एक गोल है। हमारे पास कुछ पैसा ऐसा होना चाहिए कि जब जरूरत पड़े तब हम लोग निकाल लें। आज जो व्यक्ति किराए के मकान में रहता है, उसके दिमाग में दिन रात केवल एक ही चीज चलती है कि मुझे एक अपना मकान बनाना है। और जब सारे टारगेट पूरे हो जाते हैं, कुछ पैसा बच जाए, तो हम लोग घूमने फिरने में भी पैसा खर्च करते हैं। तो फाइनली हम लोग जो अपना पैसा सेव करते हैं, उसका मकसद इसी तरह के फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना होता है। तो ये हमारे सेविंग का पर्पस होता है। अब मेरा आपसे सवाल है कि हम कमाते क्यों हैं? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। हम कमाते क्यों हैं? बसावराज जी ने बहुत अच्छा लिखा है, मैनेज एंड मेंटेन लाइफ स्टाइल। बहुत बढ़िया। पवन जी ने लिखा है मेंटेन लाइफ स्टाइल। बहुत बढ़िया। किरीट चौहान जी ने लिखा है टू मेंटेन लाइफ स्टाइल। बहुत बढ़िया जवाब।
एक बार मुझे एक बहुत ही सटीक जवाब मिला था, हम कमाते हैं खर्च करने के लिए। हम कमाते हैं खर्च करने के लिए। और खर्चा क्या होता है? या तो आज का खर्चा या फिर आने वाले कल का खर्चा। आने वाले कल का खर्चा जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, घर बनाना, बुरे समय के लिए पैसा जोड़ना, घूमना फिरना, या फिर अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करना। और भी मुझे कई जवाब मिले हैं। विकास जी ने लिखा है टू लिव लग्जरी लाइफ विद ऑल द फाइनेंशियल गोल्स, बहुत बढ़िया। साबिर आलम जी ने लिखा है टू फुलफिल आवर डे टू डे एक्सपेंडिचर एंड अपग्रेड आवर लाइफ स्टाइल, बहुत बढ़िया। या तो हम आज के लिए खर्च करने के लिए कमाते हैं या फिर आने वाले कल में खर्च करने के लिए कमाते हैं। अब एक मेरा बहुत ही पर्सनल सा सवाल, आपकी हॉबी क्या है? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं, आपकी हॉबी क्या है? विकास जी का तो बहुत अच्छा हॉबी है पैसा कमाना। किरीट जी का लिखा है किताबें पढ़ना, रीडिंग बुक। साबिर आलम जी का लिखा है ट्रैवलिंग एंड फूड, बहुत बढ़िया। पवन गिरुलकर जी का लिखा है कि ट्रैवलिंग, बहुत बढ़िया। और किसी की कोई हॉबी? या आपके ऊपर समय के ऐसे थपेड़े पड़ने लगे हैं कि आपकी कोई हॉबी है आप भूल गए हैं? प्रशांत जी का लिखा है अर्निंग एंड स्पेंडिंग, कमाना और खर्च करना, बहुत बढ़िया। बीना यादव जी का है रीडिंग बुक्स, बहुत बढ़िया। और किसी का? बसावा राज जी का है नाउ स्टार्टेड एजुकेटिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड एडवाइजरी। किरीट जी ने लिखा है हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि आप सभी का कोई ना कोई हॉबी है, बहुत अच्छी चीज। हॉबी होना भी चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है कि 30 साल से ऊपर के किसी व्यक्ति को जब मैं पूछता हूँ ना आपकी हॉबी क्या है, तो एक बार वो सोचने लगते हैं। यानी कि समय के अब थपेड़े इतने पड़ चुके हैं कि वो भूल चुके हैं कि कोई ऐसी चीज भी इस दुनिया में बची थी या थी जीवन में जिससे मैं खुश होता था। और हॉबी एक ऐसी चीज है, वो आपके अंदर खुशियां पैदा करती हैं। खुशियां कैसे पैदा करती हैं? आपके अंदर से समय के एहसास को खत्म कर देती है। कभी आप किसी बच्चे को देखिएगा, जून की गर्मी है, दिल्ली की मई या जून की गर्मी, 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंचने वाला है। सुबह 9 बजे क्रिकेट खेलने के लिए निकल गया और शाम के 5-6 बजे तक लगातार खेल रहा है। उसको ना थकावट आ रही है, ना प्यास लग रहा है, ना भूख लग रही है, वो खेले जा रहा है। हॉबी होती है ऐसी चीज है, वो आपके समय के एहसास को खत्म कर देती है और कैसा भी सिचुएशन आप उसको एंजॉय करने लगते हैं। तो वो होता है हॉबी। तो हॉबी जो है हमें बहुत सुकून देता है। हर एक इंसान के लाइफ में कोई ना कोई हॉबी जरूर होती है और होना भी चाहिए। अगर नहीं है तो ढूंढिए क्या है ऐसी हॉबी जिसमें आपको सुकून मिलता है। अब एक और मेरा सवाल है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में पैसा कमाने का पर्पस क्या होता है? जब मैं छोटा था, लगभग 6-7 साल या 8 साल का रहा होऊंगा, तो हम लोगों के जमाने में जो बड़े बुजुर्ग होते थे, मतलब पेरेंट्स के दोस्त हो गए या रिश्तेदार हो गए, वो लोग हमारे घर पे आते थे या हम उनके घर पे जाते थे। उस जमाने में जो सबसे फेवरेट टाइम पास होता था बड़े बुजुर्गों का, किसी 6 से 8 साल के बच्चे को पकड़ लिया, घेर के बैठ गए और उनसे सवाल पूछा जाता था, बेटा तुम बड़े होके क्या बनोगे? मेरे ख्याल से आप लोगों के भी साथ ऐसा हुआ होगा। और आज जब बदला लेने का मौका मिलता है तो आप भी किसी बच्चे से ऐसे ही पूछते होंगे कि बेटा तुम बड़े होके क्या बनोगे?
तो सवाल तो बहुत अच्छा है और मैं उससे भी अच्छा जवाब देता था जब छोटा था। जब मेरे से कोई बोलता था कि बड़े होके क्या बनोगे, तो मैं उनसे बोलता था मैं डॉक्टर भी बनूंगा और इंजीनियर भी बनूंगा। लोग भी आश्चर्य करते थे, दो दो काम, अच्छा तुम डॉक्टर भी क्यों बनोगे और इंजीनियर भी क्यों बनोगे और दोनों क्यों बनोगे? तो मेरा एक ही जवाब होता था कि जब मैं दो काम करूंगा तो ज्यादा पैसा कमाऊंगा। तो यानी कि बचपन से ये सवाल पूछने का पर्पस ये होता है कि बड़े बुजुर्ग ये चीज सिखा देते हैं कि जीवन में जो इम्पोर्टेंट है वो है पैसा कमाना, पैसे से ही जिंदगी चलती है। तो बहुत अच्छा सवाल है जो बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि बेटा पैसा कमाना जीवन का मकसद है। क्यों कमाना है ये चीज कभी भी नहीं बताया जाता। हर एक इंसान के लाइफ में कोई हॉबी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप में से दो लोगों ने लिखा ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग हॉबी है। दो लोगों ने लिखा कि उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। इसी तरह से हो सकता है किसी को मूवी देखने का शौक हो, किसी को म्यूजिक का शौक हो, किसी को खाना खाने का शौक हो या खाना बनाने का शौक हो, किसी को खेल कूद का शौक हो सकता है। शौक कुछ भी हो सकता है, कोई भी हॉबी हो सकती है। लेकिन हम लोग क्या है, एकदम मशीन की तरह पैसा कमाना शुरू कर दिए। क्यों कमा रहे हैं ये भी हमें नहीं मालूम। नतीजा क्या होता है कि कमाते चले जाते हैं, कमाते चले जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम कमा क्यों रहे हैं। सर हम लोगों के जीवन में जो खुशी देती है वो हमारी हॉबी होती है, वही हमारे लिए हैप्पीनेस का सबसे बड़ा स्रोत होता है। और मान लेते हैं किसी व्यक्ति को खेलने का शौक है या ट्रैवलिंग का शौक है, यहाँ पर दो लोगों ने ट्रैवलिंग लिखा है और दो लोगों ने रीडिंग लिखा है। मान लेते हैं किसी को रीडिंग का शौक है और मान लेते हैं आपके महीने का खर्चा जो है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 1 लाख रुपए है। अब किताबें खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए और सिमिलरली घूमने फिरने के लिए भी पैसा चाहिए। तो 1 लाख मान लेते हैं घर का खर्चा हो गया और लगभग 10 से 50 हजार और मान लेते हैं जो आपका शौक है उसको पूरा करने के लिए आपको खर्चा चाहिए। तो यानी कि अगर आपको 1.5 लाख रुपए हर महीने मिल रहे हैं और वो भी हर साल महंगाई के हिसाब से बढ़ते जाए और आपके पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाए कि उस पैसे से इतना इंटरेस्ट आ जाए कि आपके हॉबी का भी खर्चा निकल जाए और आपके घर का भी खर्चा निकल जाए, तो उसी स्टेज को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। उसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। और हम लोगों के जीवन का मकसद ही यही होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना। अब फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव होने के बाद, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव होने के बाद आपका क्या जीवन रहेगा? आप पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। इनफैक्ट आप अगर काम कर भी रहे हैं तो आप खुशी के लिए काम करेंगे, अपने हैप्पीनेस के लिए काम करेंगे। वो हैप्पीनेस क्या हो सकता है? जैसे यहाँ पर दो लोगों ने लिखा किताबें पढ़ना, दो लोगों ने लिखा घूमना फिरना ट्रैवलिंग, एक ने लिखा था खाना, खाना खाना या खाना बनाना, वो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ यहाँ पर उनको खुशी मिलती है। वो दिन कैसा होगा जो आपकी हॉबी है, दिन भर आप उसी के लिए टाइम दे रहे हैं और आपके पास, आप देख रहे हैं आपके बैंक अकाउंट में हर महीने पैसा भी आ रहा है और जैसे जैसे महंगाई बढ़ते जा रही है उसी हिसाब से आपका वो अमाउंट भी बढ़ के मिल रहा है। तो उसी को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। और हम लोगों को कभी स्कूल या कॉलेज में नहीं बताया गया है कि हम लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए काम करना चाहिए। और फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसी अवस्था है जहां पर पैसे के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए हम कुछ भी काम कर रहे हैं जो हमारी हॉबी है। तो यही हमारे जीवन का मकसद होता है। अब एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर जो हमारा इन्वेस्टर है, हम उसको ये चीज अचीव करने में मदद कर सकते हैं। किस तरह से? मान लेते हैं आप सबसे पहले अपने क्लाइंट को आप ये चीज बोल दीजिए कि सर मैं कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता हूँ कि आपके पास इतना सा पैसा उसको मैं किसी ट्रेड में लगा के खूब ढेर सारा पैसा आपको बना के दे दूं। अगर ये चीज संभव होता तो मैं अपने लिए कर लेता। हाँ, जो चीज आप 30 साल में अचीव करने वाले थे
मैं ये कोशिश कर सकता हूँ वो चीज आप 20 साल में अचीव कर लें। जो चीज आप 20 साल में अचीव करने वाले थे, मेरी कोशिश रहेगी कि वो 12-13 सालों में आप अचीव कर लें। जो चीज आप 10 साल में अचीव करने वाले थे, मेरी कोशिश रहेगी कि वो 6 या 7 साल में जाके आप अचीव कर लें। इस तरह से क्या होगा, आपका एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट क्रिएट होगा। तो जब आप नेक्स्ट टाइम अपने क्लाइंट से बात करें, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें, उनके हॉबीज की बात करें, डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपका क्लाइंट आपके पास बहुत जल्दी आता है, और जो एक क्लाइंट आ गया वो बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। और किसी भी धंधे में हमारे पास कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स आते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता, हमारे पास क्लाइंट आने के बाद कितने लंबे समय तक हमारे साथ डील रखते हैं, वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि रिपीट कस्टमर आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। और हमारे लाइफ का पर्पस होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम। अनफॉर्चुनेटली भारत में किसी स्कूल या कॉलेज में ये फाइनेंशियल फ्रीडम की चीजें नहीं सिखाई जाती। आपके मन में बहुत से सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आना चाहूंगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो है आज हमारा, वो है हाउ टू ग्रो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। तो हम लोग अब इसमें आ जाते हैं कि कैसे करके अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए। अब हमारे बिजनेस के लिए जो सबसे पहले जो हमारी जरूरत है वो है, हमें क्लाइंट चाहिए। क्लाइंट, अगर क्लाइंट है, छोटा क्लाइंट है, बड़ा क्लाइंट है, वो चीज के बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे, लेकिन हमें क्लाइंट चाहिए। और इसके अलावा हमें ये चीज जानना जरूरी है कि मेरा एक आइडियल, एक ऐसा क्लाइंट कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुतों से मिलता हूँ, वो बोलते हैं कि मैं डॉक्टरों के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं जो जॉब वाले हैं उसमें भी, स्पेशली कोई कहता है मैं प्राइवेट जॉब वालों के साथ बहुत कंफर्टेबल होता हूँ, कोई कहता है मैं सरकारी जॉब वालों के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, कोई कहता है मैं दुकानदारों के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, कोई कहता है कि मैं डिफेंस वालों के साथ बड़ा कंफर्टेबल हूँ, कोई कहता है मैं टीचर्स के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। तो आइडियली क्या होता है कि आपका एक कंफर्ट लेवल होता है, आप वहां पर क्लाइंट बनाए, आप बहुत अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिजनेसमैन लोगों को पसंद करता हूं तो मेरे पास कोई जॉब वाला आ गया मैं उसको मना कर दूंगा, या फिर मैं गवर्नमेंट जॉब वालों को पसंद करता हूं, कल को मेरे पास कोई दुकानदार आ गया कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है मैं उसको मना कर दूंगा। नहीं, आप हर तरह के क्लाइंट को अपने पास लीजिए और उनकी उनको सर्व कीजिए। दूसरी चीज, जब तक हम लोगों से नहीं मिलेंगे तब तक हमें क्लाइंट नहीं मिलेगा। तो यानी कि हमें सोशल होने की जरूरत पड़ेगी, और सोशल होने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना है, बहुत सिंपल है। आप अपना एक सिंपल सा विजिटिंग कार्ड छपवा लें, और विजिटिंग कार्ड बहुत ज्यादा हाई फाई या महंगा नहीं होना चाहिए। विजिटिंग कार्ड देख के एक नजर में बस सामने वाले को ये समझ में आ जाए कि आप काम क्या करते हैं। आप काम क्या करते हैं, देर सवेरे अगर उनको जरूरत होगी तो वापस आपके पास वो पूछेंगे जरूर। इसके अलावा फिर आप अपने मार्केटिंग कैंपेन्स को डेवलप करें। अब मार्केटिंग कैंपेन्स जो होते हैं वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। आप डोर टू डोर मार्केटिंग भी कर सकते हैं, आप कैनोपी भी लगा सकते हैं, आप इंटरनेट मार्केटिंग भी कर सकते हैं, पुराना सिस्टम पैम्फलेट बांटना, ये सारे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास एंडलेस ढंग है जिसके थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो अब सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो हो गया कि सोशल होने से आपके पास प्रोस्पेक्ट आएंगे, नए लोग आएंगे। एक आइडियल काइंड अपना कंफर्ट लेवल आपको देखना है, और फिर उसके बाद आपके क्लाइंट आपसे क्या चाहते हैं वो चीज जानना जरूरी है। जनरली क्या होता है, फाइनेंशियल एडवाइजर सीधे अपने क्लाइंट के पास या प्रोस्पेक्ट के पास जाता है और सीधे बोलना शुरू कर देता है कि सर मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मेरे पास वो प्रोडक्ट है, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं वैसे कर सकता हूँ। नहीं, एक बहुत ही सिंपल सा एक लाइन का सवाल बस आपको क्लाइंट से पूछना है कि सर आप जानते हैं मैं ये काम करता हूँ, मैं लोगों की फाइनेंशियली हेल्प करता हूँ,
उनके पैसे को मैनेज करने में उनकी मदद करता हूँ। बताइए आप कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, और सिंपली आगे उनको बोलने दीजिए। उससे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्लाइंट आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और नहीं समझ में आता कहाँ से शुरुआत करें, तो एक मैं मेथड बता दूं। कभी भी फाइनेंशियल टॉपिक से शुरुआत मत कीजिए। क्लाइंट के पास गए हैं, अगर आपको लगता है कि उसको पॉलिटिक्स में बहुत रुचि है, तो पॉलिटिक्स से शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है उसकी कोई हॉबी है, उसके हॉबी से संबंधित बात करना शुरू कर दीजिए। अगर उसके घर में जाते हैं, एक डॉगी आपके पास आ जाता है, पूंछ हिलाने लगता है, तो आप उससे जानवरों की बात कीजिए, उसको बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है। कुछ भी नहीं समझ में आता है, आज बहुत धूप है, आज बारिश हो रही है, आज न्यूज़पेपर में ये खबर थी, मतलब कुछ भी ऐसी चीज जो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, वहां से बात शुरू कर दीजिए। जब 2 4 5 मिनट वो बात चलेगी, तो क्लाइंट उससे इरिटेट होता है। इरिटेट किस तरह से होता है कि ये फाइनेंशियल एडवाइजर है, ये क्या दूसरी बातें कर रहा है, ये अपनी बात क्यों नहीं कर रहा है जो ये काम करता है। तो नतीजा क्या होता है, क्लाइंट खुद आ जाता है फाइनेंशियल टॉपिक के ऊपर, वो फिर फाइनेंस की बात करने लग जाता है। और जब क्लाइंट ने फाइनेंस की बात शुरू कर दी, तो आपका काम बड़ा आसान हो जाता है। तो हमेशा नॉन फाइनेंशियल टॉपिक से शुरुआत कीजिए, अपने आप क्लाइंट को फाइनेंशियल टॉपिक पे आने दीजिए। इसके अलावा क्लाइंट की जरूरतों को आपने जान लिया, नॉन फाइनेंशियल टॉपिक से आपने शुरुआत की, अब उनको अवेयर कीजिए कि उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है। इससे आपको ये पता चलेगा कि कि आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, और जो आप सॉल्यूशंस देंगे उससे विश्वास जनरेट होता है। इसके अलावा जब वो एक बार क्लाइंट बन जाए, तो उनको एक अच्छी सर्विस दीजिए। और फाइनली जब ये सारी चीजें सही होंगी, तो आपको क्लाइंट रेफरेंस देंगे। ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए कि एक क्लाइंट आपको जिंदगी भर में 4 से 5 लोगों को और मिलाएगा। जो 4 से 5 लोग हैं, वो लोग आपको 4 से 5 लोगों को मिलाएंगे। इस तरह से करके आपका एक चेन बन जाएगा, जो आपको जिंदगी भर रेवेन्यू जनरेट करके देता रहेगा। अब एक डिस्ट्रीब्यूटर को क्या चीज चाहिए? आज के युग में जो सबसे बड़ी चीज है, वो है नॉलेज। पिछले 2020-2021 में कोरोना के कारण हर व्यक्ति अपने घर में बैठा हुआ था। नतीजा क्या था? सबके हाथ में मोबाइल और लैपटॉप था। यूट्यूब में ज्ञान बरस रहा था, और लोग इतना ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज में, चाहे वो सही है या गलत है, मैं उस पर नहीं आ रहा हूं, लेकिन लोगों ने एकदम इतनी डुबकियां लगाई हैं फाइनेंस के नॉलेज के ऊपर कि अब मैं बता नहीं सकता हूँ। हर कोई वॉरेन बफेट बन गया था उस समय। ठीक है। जिससे बोलो वो फाइनेंशियल मार्केट की बात करने लगा था। तो नतीजा क्या होता है कि क्लाइंट का नॉलेज ये है और आपका नॉलेज ये है। फाइनेंशियल एडवाइजर का नॉलेज कम है और क्लाइंट का नॉलेज ज्यादा है। अगर उसको ऐसा लगता है कि यूट्यूब देख के उसने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया है, और ये लगता है कि मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर का नॉलेज बहुत कम है, तो कभी भी वो आपको वैल्यू नहीं देगा। आपको क्या करना है? उसके नॉलेज से अपने आप को अपग्रेड करना है, ज्यादा ऊपर रखना है। क्लाइंट के पास अगर इतना नॉलेज है, आपका अगर इतना नॉलेज होगा ऊपर की तरफ, तो डेफिनेटली क्लाइंट आपको वैल्यू देगा। अब नॉलेज आपको किस किस तरह का चाहिए? सबसे पहले क्लाइंट को कैसे करके हैंडल करना है, क्लाइंट रिलेशनशिप से संबंधित नॉलेज। दूसरा, बिजनेस डेवलपमेंट कैसे करके किया जाए, वो सारे स्किल्स। तीसरा, रिसर्च और निवेश का रिसर्च अच्छा होता है। आप अपने जो भी आपके रिलेशनशिप मैनेजर हैं, उनसे रिसर्च और इन सारी चीजों के लिए बात कीजिए। इसके अलावा जो हमारा धंधा है, जो हमारा मेन कोर काम है, जिसके लिए हम कमाते हैं,
वो है पैसा मैनेज करना। तो मनी मैनेजमेंट स्किल आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। आगे भी बहुत ज्यादा इस तरह की ट्रेनिंग होंगी। और कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन, यानी कि एक दूसरे से बातचीत, अपनी बात दूसरे को कहना और दूसरी की बात आप तक पहुंचना। एक होता है वर्बल, जो हम लोग मुंह से बोलते हैं, सच्चाई ये है कि वो इतना इंपॉर्टेंट, और जो चीज हम लोग अपने मुंह से नहीं बोलते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है सुनना, वो इतना इंपॉर्टेंट। और ये चीज जो है अनुभव से समझ में आता है। एक जो नया नया सेल्समैन होता है वो बहुत ज्यादा बोलता है, लेकिन पुराना वाला जितना सेल्समैन होता है और जितना सफल होता है वो सुनने में बिलीव करता है। वो जितना ज्यादा सुनेगा क्लाइंट उसके साथ उतना खुलता जाएगा, और जितना क्लाइंट खुलेगा आपके लिए उतना बड़ा अपना बैंक अकाउंट खोल के रखें। तो यानी कि नॉलेज हमें डेवलप करना है। अब हमारा एक सवाल है, हम अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट या एयूएम को इंक्रीज कैसे करें। एक बात मैं जरूर बोलूंगा, म्यूचुअल फंड सही है, ये बात एकदम सही है, मैं बार बार बोलूंगा म्यूचुअल फंड सही है, बहुत एडवर्टाइजमेंट आपने देखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आपके बेकार हैं। आप सारे काम कीजिए, आप लाइफ इंश्योरेंस बेचिए, आप जनरल इंश्योरेंस बेचिए, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, कोरोना कवच की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि मान के चलता हूँ कोरोना खत्म हो गया, पर्सनल एक्सीडेंट है, होम इंश्योरेंस है, एंडलेस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा बॉन्ड्स बेचिए, आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड हो गया, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया, 54 कैपिटल गेन बॉन्ड्स हो गया। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट, अच्छे कंपनियों का, हाईली रेटेड कंपनियों का फिक्स डिपॉजिट दीजिए अपने क्लाइंट को। इसके अलावा एक होता है P2P लैंडिंग इन्वेस्टमेंट या पीयर टू पीयर लैंडिंग इन्वेस्टमेंट, उसमें आप अपने क्लाइंट का पैसा लगवाइए। नेशनल पेंशन स्कीम में अपने क्लाइंट का पैसा लगवाइए। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि नेशनल पेंशन स्कीम में कमाई नहीं है, एनपीएस में कमाई नहीं होती है, लेकिन मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगा कि नेशनल पेंशन स्कीम एक ऐसा टूल है, भले आपको आज लगता है कि कमाई कम है, लेकिन ये बहुत अच्छा टूल है क्लाइंट को एक्वायर करने का। बेनिफिट क्या होता है, 20 साल 30 साल इस तरह से क्लाइंट आपके साथ जुड़ा रहेगा, क्योंकि वो एनपीएस में आपके साथ है। और जब वो रिटायर होगा तो उसके नेशनल पेंशन स्कीम का मैच्योरिटी का समय आएगा, 60% पैसा वो टैक्स फ्री निकालता है, और वो पैसा आपके ही थ्रू इन्वेस्ट करना चाहेगा या आप करवाएंगे। दूसरी चीज, जो 40% का कंपल्सरली कोई ना कोई पेंशन प्रोडक्ट लेना होता है, वो भी आप सजेस्ट करेंगे, एक सेकेंड। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। सर मैं ट्रेनिंग में हूँ, मैं 15 मिनट में आपको कॉल करूँ। 09061979। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। सॉरी, एक अननोन नंबर था इसलिए मैंने कॉल उठा लिया। जब 40% जो है वो आप उनको गाइड करेंगे कि कहाँ पर आप कौन सा पेंशन प्रोडक्ट लें, और पेंशन प्रोडक्ट में आपका 1 से 2% का कमीशन होता है, प्लस वो रिटायरमेंट के समय में उसके पास और भी तरह तरह के कई पैसे होंगे जिसको आप लगवा सकते हैं। तो आपके पास पूरा क्लाइंट की जिंदगी खुल जाएगी आगे आने वाले समय के लिए। तो ये बहुत अच्छा टूल हो सकता है, लोग इसको इग्नोर करते हैं। और फाइनली क्या होता है, हर एक व्यक्ति को अपना जो एसआईपी है उसको बढ़ाने का क्या फायदा होता है, उसे हम लोग समझते हैं। एक एक्सेल मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल सा एक्सेल है। इसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने इनकम को जानने के लिए, कि अगर हम केवल एसआईपी करते हैं तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं। सर जस्ट आप में से कोई अपनी स्वेच्छा से ये क्या बताना चाहेगा कि उनका इस समय करंट एसआईपी कितना, मतलब पूरे क्लाइंट्स का कितना एसआईपी हर महीने चलता है। जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से आप लिख के बताएं।
सर आपका अपना नहीं, ओवरऑल, मतलब जिसको हम लोग एसआईपी बुक बोलते हैं ना, जैसे एक फाइनेंशियल एडवाइजर कहता है कि मेरे पास इस समय 10 लाख रुपए महीने का एसआईपी बुक चल रहा है, इस तरह से। जैसे रुपेश कुमार जी ने लिखा है 25 लाख रुपए। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 25 लाख रुपए ही पूरा लिख देता हूँ। बहुत बढ़िया, बसावाराज जी ने 25,000 रुपए महीने का, तो अभी क्या है यहाँ पे मैं 25 लाख रुपए लिख देता हूँ। ये 25 लाख हो गया। सर रुपेश कुमार जी से ही मैं पूछना चाहूंगा, आप जिस स्कीम में अपने क्लाइंट्स का पैसा लगवाते हैं उसमें जनरली लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न आ जाएगा, कितना रिटर्न आ जाएगा? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। 12%, तो मैं यहाँ पर 12% लिख देता हूँ। सर जिस फाइनेंशियल प्रोडक्ट में आप अपने क्लाइंट का पैसा लगवा रहे हैं वहां पर लगभग रिटर्न के बाद कितना आपको ट्रेल कमीशन आ जाता है? ट्रेल कमीशन कितना होता है? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं कितना लगभग ट्रेल कमीशन आता है। 70 पैसा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.70%। अब अगर मैं मान के चलता हूं, आप क्या करते हैं, आप यही 25 लाख रुपए अगले 20 साल तक एसआईपी चलाते हैं अपने क्लाइंट्स का, ना कुछ बढ़ता है ना घटता है। आप इसको यूं कह लें कि कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, लेकिन घूम फिर के आपने केवल 25 लाख ही मेंटेन करके रखा एसआईपी बुक। आपने कोई खास आगे कोशिश करना छोड़ दिया, तो आप देखेंगे हर साल का आपका ईएम इस तरह से होगा। जैसे पहले साल का 3 करोड़ 19 लाख, फिर 6 करोड़ 76 लाख, फिर 10 करोड़ 76 लाख, फिर उसके बाद 15 करोड़, इस तरह से आपका एसआईपी ईएम बढ़ता जाएगा या ईएम बढ़ता जाएगा। आपकी जो इनकम है वो पहले साल की 1,18,000, 2 साल का 3,56,000, इस तरह से करते करते एक समय लगभग 17वें साल में आपका जो इनकम रहेगा, एनुअल इनकम, वो करोड़ों में रहेगा। ठीक है, ये इनकम आपका करोड़ों में रहेगा। और मैं मान के चलता हूं कि जो भी आप कमाते हैं, जो भी आप कमाते हैं, आप क्या करते हैं, उस पैसे को एज इट इज उसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर आपके क्लाइंट का पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका ग्रोथ है, यानी कि 20 साल बाद आपका खुद का अपना जो फाइनेंशियल फ्रीडम अमाउंट होगा खुद का, वो करीब करीब 20,70,40,400 रुपए होगा। ये आपके खुद का होगा। और एक मैं बहुत रफ कैलकुलेशन मान के चलता हूं कि अगर कोई व्यक्ति 25 लाख रुपए हर महीने एसआईपी बुक मेंटेन कर सकता है, तो वो हर महीने का कुछ ना कुछ वो टारगेट ले सकता है कि मैं इतना फ्रेश एसआईपी जरूर करूंगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 25 लाख का है तो बड़े आराम से कोई भी व्यक्ति 25,000 रुपए महीने का फ्रेश एसआईपी बिजनेस ला सकता है अपने क्लाइंट से। अगर मैं केवल इतना करूं तो मेरी इनकम क्या होगी, वो और इंक्रीज हो जाएगी, और उसी पैसे को अगर मैं इन्वेस्ट करते जाऊं तो ऐसे सिचुएशन में मेरा 32 करोड़ के खुद का फाइनेंशियल फ्रीडम अमाउंट इकट्ठा हो जाए। तो इस तरह से मेरी इनकम और बढ़ जाएगी। अगर आप ये 25 की जगह 50 कर देते हैं तो आपकी इनकम और भी बढ़ जाएगी 43। वो आपके ऊपर है। जनरली 25 लाख अगर किसी का है तो वो 1 लाख रुपए तक अगर हर महीने फ्रेश एसआईपी इकट्ठा करता है, तो आप देखिए उनकी 20 साल के बाद खुद का जो फाइनेंशियल फ्रीडम अमाउंट होगा वो 66,55,81,775 बनता है। तो इस तरह से करके ये वाला जो एक्सेल शीट है आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ये पूरा का पूरा एक्सेल शीट।
अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, मैं आपको फिर से पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस एक्सेल को आप कैसे करके यूज कर रहे हैं, और इस एक्सेल को बार बार अपने जीवन भर यूज कीजिए। आज मान लेते हैं जैसे यहाँ पर बसावा राज जी ने लिखा है कि उन्होंने 25,000 रुपए का SIP करना अभी शुरू किया है। सर आप हर महीने अगर केवल 25,000 का टारगेट बना देते हैं, ठीक है, और आपका मैं मान कर चलता हूँ आज कोई भी बिजनेस नहीं है, तो भी आपके 20 साल बाद का जो खुद का जो फाइनेंशियल फ्रीडम अमाउंट होगा 11.5 करोड़ के करीब होगा। बाकी आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को और कीजिए, जैसे माई NPS इज गिविंग 40%, ELSS 30% एंड अदर फिक्स म्यूचुअल फंड 18% इन लास्ट 5 to 7 years एंड लिक्विड अप्रोक्सीमेटली 4 to 5%। अब रुपेश कुमार जी का AUM 30 करोड़ का है, तो सर ऐसे भी एक्सेल है मेरे पास कि आप उसमें करंट AUM भी डालिए, आपका SIP बुक क्या है। मैं उसको इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सर बिल्कुल एक्सेल, बल्कि मैं ये चाहूंगा कि इस तरह के एक्सेल को खुद आप बनाना सीख जाएं, खुद बनाना सीख जाएं, तो उसका एक अलग ही फायदा होगा, एक अलग लेवल का नॉलेज होगा। आने वाले कुछ क्लासेस में बेसिक लेवल का एक्सेल कैलकुलेशन भी मैं सिखाऊंगा। मेरे पास बेसिक टू एडवांस लेवल फाइनेंशियल मॉडलिंग, एल्गोरिथम वगैरह मैं सब कुछ सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का भी। हाँ, सुमन सिंह जी ने एक बहुत अच्छा लिखा है 2 लाख पर बताएं। सर मैं चाहूंगा कि 2 लाख के ऊपर आप खुद इसमें डाल के देखिए, आपको खुद बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। सर सारी चीजें दी हुई हैं, अदरवाइज अपने आप रिलेशनशिप मैनेजर को आप कॉल कीजिए, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे, और ये वाला एक्सेल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। बाकी आपके मन में बहुत से सवाल हो सकते हैं जो आप मेरे से पूछिए। श्रेया मैडम आप भी आ जाइए, क्योंकि कई ऐसे सवाल होंगे जिसका जवाब मेरे पास नहीं होगा, आपके यस पास। सर। तो आप अपने सवाल धन्यवाद पूछना शुरू करें। राहुल जी। हाँ जी। अब वक्त है क्वेश्चन एंड आंसर राउंड का। मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आपके कोई भी सवाल हो तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं अनुरोध करूंगी, यदि आपके कोई भी सवाल हो तो आप चैट बॉक्स माध्यम से पूछ सकते हैं। I request the participant, if you have any question, you can ask through chat box. एक लिखा है पवन जी ने, Yes, sir. म्यूचुअल फंड को एक्सप्लेन कैसे करें एग्जैक्ट पॉइंट। सर मैं इसको ये मान के चलता हूँ कि आपने अभी हाल फिलहाल में ही इस काम को शुरू किया है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं उनकी हेल्प कीजिए, उनकी हेल्प लीजिए, और अगर जरूरत पड़े तो स्टार्टिंग के जो कॉल्स हैं उनको अपने साथ ले जाएं, आपको सीखने का मौका और अच्छी तरह से मिलेगा। बसावा राज जी ने लिखा है अराउंड 4.5 कैन वी गेट वीडियो ऑल्सो। मैम आप बताइए। 450। Yes, sir. We will. I have messaged you. We will send you the video recording. हाँ जी हाँ जी, ठीक है। ये नाम नहीं मुझे दिख रहा है, एक सेकंड। अच्छा ये तो आपका है, यस। किरीट चौहान जी ने लिखा है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस कौन सा फंड सजेस्ट करें। मैम इसके लिए आप जवाब दीजिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। Sir, I have noted your name. Central Relationship Manager आपको जल्दी कनेक्ट कर लेंगे। बसावा राज जी उन्होंने लिखा है। बाकी और कोई भी मन में सवाल है तो पूछिए। और मैं ये चीज सजेस्ट करूंगा, निवेश आपको बहुत ढेर सारे ट्रेनिंग्स कराता है, ऑनलाइन भी होता है और क्लासरूम वाले भी ट्रेनिंग होते हैं।
जितना मौका मिले सीखने का सीखते जाइए, क्योंकि आने वाला समय जो है एक फाइनेंशियल एडवाइजर कितना नॉलेजेबल है इसके ऊपर आपका सफलता निर्भर करेगी। तो जितना ज्यादा सीखने को मिलता है, चाहे छोटी से छोटी चीज सीखने को मिले, चाहे बड़ी से बड़ी चीज सीखने को मिले, आप सारी चीजों को करते जाइए, सीखते जाइए। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है साबिर आलम जी का। ये सवाल आजकल बड़ा लोग पूछ रहे हैं। विल ब्रोकरेज मे डिक्रीज बिलो 0.5 पैसा, सेबी स्ट्रिक्ट अबाउट एक्सपेंस रेशियो। सर, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो सन 2008 से पहले म्यूचुअल फंड में कम से कम 2.25% का अपफ्रंट कमीशन आता था। ट्रेल कमीशन करीब करीब 30 पैसे से शुरुआत होती थी और अपफ्रंट कमीशन कई कई स्कीम में 7% तक आता था। फिर धीरे धीरे करके अपफ्रंट कमीशन खत्म हुआ और ज्यादा कमीशन रिड्यूस होने लगा और डे बाय डे कमीशन रिड्यूस होता गया। जैसे जैसे कमीशन रिड्यूस हुआ, लोगों ने अपने आप को चेंज किया, अपने आप को और गहराई में ले गए। अगर उस समय वो हजारों में कमाते थे तो फिर वो आज लाखों में कमाने लगे। और सर, मैं एक और चीज बता दे रहा हूं, आने वाले समय में कमीशन कितना भी कम होता जाए, अगर आप अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हैं, तो आज अगर आप लाखों में कमा रहे हैं तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप अपने आप को समय के अनुसार बदलते रहें तो आप करोड़ों में भी कमाएंगे। और ये बात बिल्कुल आप इस चीज के लिए तैयार रहिए, 50 पैसे से नीचे भी सेबी कर सकती है और करेगी भी, हो सकता है एक्सपेंस रेशियो। तो ये चीज तो होना है, लेकिन कमीशन कम होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी इनकम कम होगी। आपकी इनकम तब कम होगी जब आप समय के साथ अपने आप को बदलेंगे नहीं, और बदलना तो एक प्रकृति का नियम है। अपने आप को ऑनलाइन रखिए, जैसे निवेश.com पूरी तरह से ऑनलाइन है, तो अपने क्लाइंट को भी किसी की तरह से ऑनलाइन लेके आइए, ऑफलाइन चीजें मत कीजिए। सीखने के लिए अपने आप को ओपन रखिए। अपने सेंट्रल रिलेशनशिप मैनेजर का जितना ज्यादा आप दिमाग खा सकते हैं आप खाइए, उनके सिर पे नाचिए, उनको सोने मत दीजिए, और उनकी नींद और जितनी कम होगी और आप उनको जितना ज्यादा परेशान करेंगे, आप अपने जीवन में उतना आगे जाते जाएंगे। थैंक यू सर। बाकी कोई और सवाल मन में पूछ सकते हैं। So as I see there are no questions, so we can end up this session. श्योर मैम, श्योर। आज सेशन लंबा खिंच गया है, No तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आज का जीवन में आपके बहुत महत्व होगा। आज आपने वो सारी चीजों को जाना होगा जो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा सफलता की ओर अग्रसर करेगा। इसके साथ ही मैं आप सभी से विदा चाहूंगा। आने वाले सेशंस में हम लोग फिर मिलेंगे। रुपेश जी का है सवाल, पैसे फंड को लेकर आपका क्या विचार है? मैम, इसके ऊपर भी आप चाहें तो सेशन कर सकती हैं, क्योंकि समय के साथ पैसे फंड का डिमांड बहुत ज्यादा है। बसावा राज जी ने कहा है काइंडली प्रोवाइड वीडियो। मेरे ख्याल से 2-3 दिन में आपको इसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा वीडियो का। आज के लिए So इतना we ही। will share the video within 1 days or 2 days. आज के सवाल में बस इतना ही। Thank you राहुल जी for Thank you, joining ma'am. and sharing your wonderful knowledge with us. It was pleasure to have you. थैंक यू मैम। आज के इवेंट में बस इतना ही। धन्यवाद। इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्दी शेयर कर दी जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू।